हेलो एंड वेलकम बैक टू वाई ओनली फेमस। आई एम योर होस्ट अंकुर अग्रवाल और आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज पहली बार वाई ओनली फेमस पे वी हैव अ फीमेल गेस्ट विद अस एंड ट्रस्ट मी, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। शी इज़ अ सुपर वुमन। कहते हैं ज़िंदगी जब आपको मुसीबतें देती हैं तो उससे लड़ने की बहुत सारी ताकत भी साथ में दे के भेजती है और हमारी आज की गेस्ट उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। जीता जागता मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने मौत को भी शिकस्त दी है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट आंचल से। आंचल, वेलकम टू वाई ओनली फेमस। थैंक यू। आंचल, हमारे एपिसोड पे जब भी कोई आता है तो मेरा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन फेमस, बीइंग फेमस एंड बीइंग सक्सेसफुल? First of all, Ankur, thank you so much for calling me on Why Only Famous. So, डिफरेंस मेरे लिए सिर्फ इतना है कि मुझे ऐसा लगता है कि फेमस होना मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना मेरे काम का मेरे लिए एक वैल्यू ऐड करना है किसी और ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। तो मुझे लगता है कई बार ऐसे लोग हैं जो फेमस नहीं हैं बट देयर वर्क इज़ मोर देन फेमस। तो मैंने अभी आपके इंट्रो में बताया कि आपने मौत को शिकस्त दी है और ज़िंदगी जब मुसीबतें देती है तो उससे लड़ने की ताकत भी देती है। तो क्या आप अपना एक छोटा सा इंट्रो देंगे हमारे ऑडियंस को? बिल्कुल। Hello everyone. So I am Achal Sharma, a founder of Meals of Happiness Charitable Trust and a founder of Tan Heal Online. और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। कभी कभी लोगों की थोड़ी सी मदद करने की कोशिश करती हूँ। एंड यस, दैट्स मी, आंचल शर्मा। सबसे पहले मैं, इससे पहले कि कुछ आपसे क्वेश्चंस करूं, आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। सो हम लोगों का 6 लोगों का परिवार और दिल्ली से हम लोग हैं। और मेरे पापा जो थे वो पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे एंड मदर धागे काटने का काम करती थी एक्सपोर्ट हाउस में। और वी आर 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट मेरी छोटी सिस्टर की डेथ हो गई, सो शी इज़ नो मोर नाउ एंड आई लॉस्ट माई फादर ऑल्सो लास्ट जनवरी में। सो वी आर नाउ, हम 3 बहन भाई हैं और मेरी मदर है और उनकी ब्रदर्स की एक्सटेंडेड फैमिली है। एंड हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो बहुत टफ रहा क्योंकि हमारा, मुझे याद है, एक छोटा सा रूम होता था एंड उस छोटे से रूम से ही हम लोग 6-7 लोग हम लोग वहाँ पे रहने वाले। और हम लोगों ने हंगर भी बहुत क्लोजली देखा है, पॉवर्टी भी बहुत क्लोजली देखी है। और वहीं से शायद एक होता है ना, जब आप, या तो आपको वो जो आपका चाइल्डहुड है ब्रेक कर देता है और या फिर आपको एक ऐसी शेप दे देता है कि जो अनब्रेकेबल होती है। तो बैकग्राउंड ऐसे उससे आया है कि ना एजुकेशन ठीक से कर पाई। 8th में और 9th में मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने एक पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद से ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड तो बहुत ही हम्बल और बहुत ही छोटी, उससे उठ के फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं। इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ तो बिलो मिडिल क्लास फैमिली। बिलो मिडिल क्लास, दैट्स द राइट। तो हाउ वाज योर चाइल्डहुड? डू यू हैव सम गुड मेमोरीज ऑफ योर चाइल्डहुड, सम बैड मेमोरीज, और ओवरऑल आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? गुड भी मेमोरीज हैं, बैड भी मेमोरीज हैं, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव अंकुर कि हम लोग हमेशा पेन काउंट करते हैं, हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स नहीं काउंट करते साथ में। सो आई ऑलवेज कीप अ बैलेंस, क्योंकि मैं अपनी ब्लेसिंग्स भी साथ में काउंट करती हूँ। चाइल्डहुड डेफिनेटली बहुत टफ था और जो टफ चाइल्डहुड था मेरा, उस टफ चाइल्डहुड ने जो भी चैलेंजेस मुझे दिए, दे शेप माई एबिलिटी इनटू समथिंग विच इज़ अनब्रेकेबल अगेन। तो वो स्कैरी भी था, अगर दूसरे वर्डों में बोलूँ तो, because I have seen almost sexual abuse in my childhood. I have seen hunger in my childhood. And सेक्सुअल अब्यूज़ के जो भी मेरे साथ 2-4 इवेंट्स या 2-4 बार अटेम्प्ट हुए, वो इतने डरावने थे कि मैं रात को सोती नहीं थी। वो पैटर्न ऐसा हो गया मेरा कि मुझे ऐसा लगता था मैं सोऊंगी तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। और वो आज भी वो पैटर्न जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, बिकॉज बैक ऑफ द हेड आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर सोओगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा वो आपके साथ। ट्रॉमा आज भी आपके साथ चल? वो ट्रॉमा आई डोंट थिंक सो कि कभी निकलेगा मेरे माइंड से, क्योंकि वो ट्रॉमा बहुत टाइम तक रहा, एंड पता नहीं, लोग कई बार बड़े उससे बोल देते हैं कि नहीं, आप इतना ओपनली क्यों बोल रहे हो इन सारी चीज़ों के बारे में। मुझे ऐसा लगता है थ्रू सम अदर प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीज़ शेयर करके किसी एक इंसान की भी हेल्प कर पाऊँ,
तो आई थिंक मेरा वर्थ है यहाँ पे आपके साथ बैठना आज, राइट? और यही मुझे और हिम्मत देता है कि मैं अपने चाइल्डहुड को शेयर करूँ, जर्नी को शेयर करूँ आपके साथ, और वो और लड़कियों तक पहुँचे जो मैंने देखा है, कम से कम वो ना देखे। तो वो जो चाइल्डहुड है वो पेनफुल रहा, क्योंकि वो मेमोरीज ऐसी हैं कि मैं चाहते हुए भी नहीं निकाल सकती। आई रिमेम्बर मैं और मेरा भाई एक बार छोटे थे और हमारे पास कुछ खास पैसे नहीं थे, हम लोगों को वीडियो गेम खेलनी थी, और हम लोग एक शॉप पे गए तो उन्होंने हमें भगा दिया ये बोल के कि अरे जाओ जाओ बेटा, यहाँ पे नहीं, तुम लोगों के लिए नहीं है। और मैं और मेरा भाई छोटे छोटे से थे, हम 6-5 साल के कुछ ऐसे, और हम लोग रोते हुए घर गए। हम लोगों ने फिर कुछ दिनों में पैसे इकट्ठा करे, और रिलेटिव से किसी से शूज़ मांगे, किसी से चप्पल मांगी, और पूरा रेडी होके नहा के आराम से गए। और फिर हम जाके कहते कि हाँ भैया अब हमें वीडियो गेम खेलनी है। तो वो कुछ ऐसे एपिसोड्स हैं जिनको हम कभी नहीं भुला सकते। अब इसमें एक तरफ दुख भी है कि यार हम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, बट एक तरफ खुशी है कि हमने कोशिश की तो हम वो कर पाए, यू नो। तो चैलेंजेस आई थिंक हर एक किसी की लाइफ में रहता है। तो पापा जब तक थे ऑटो चलाते थे, उसके बाद फिर वैन चलाते थे। एक बार फिर वो वैन वहाँ से स्कूल से हट गई, तो मम्मा को काम करना पड़ा। तो मम्मी ऐसा काम करती थी, वो जब तक आती थी तो उनके पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी, क्योंकि उनका जो काम था वो पूरा दिन खड़े रहने का था, धागे काटने का। तो वो जब वापस घर आती थी तो हमें बहुत दुख होता था, मुझे और मेरे भाई को, कि हम कुछ नहीं कर सकते। एंड माई मदर इज़ माई हीरो अभी तक, क्योंकि आप जैसा अपने चाइल्डहुड में एक तो सिखाते हैं, एक आप देख के सीखते हो। तो हमारी लर्निंग शायद मेरी मदर से और मेरे पेरेंट्स से ही रही है, जहाँ तक मैं मेरा जो मानना है पर्सनल। तो मम्मा को आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक मिलता था शायद, वो भाग के 1 किलोमीटर से चल के आती थी, और वो हमें भी खाना खिलाती थी, और उसके बाद खुद भी खा के वापस वॉक करके जाना होता था उनको। उस बीच में यू वॉन्ट बिलीव, कई बार खाने में गर्मी थी, क्योंकि हमारे घर में उस टाइम पे एसी क्या ठीक से कूलर भी नहीं होते थे हमारे पास, एसी तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। तो आई रिमेम्बर एक ऐसा इंसिडेंट कि खाने में चींटियाँ आ गई हैं और मम्मी को पता ही नहीं है, क्योंकि उनको होश ही नहीं, आना भी है जाना भी है, बच्चों का भी ख्याल रखना है। वो चींटी वाला खाना खा के वापस चली गई, भाग के देखा, चिल्लाए, ओ गॉड, उनका पूरा फेस रेड हो गया। बट उसके बाद भी उनको पानी वानी पी के वापस जाना था, ब्रेक नहीं ले सकते थे। तो चाइल्डहुड बहुत टफ रहा है। टॉक अबाउट पॉवर्टी, टॉक अबाउट हंगर, टॉक अबाउट सेक्सुअल अब्यूज, इट वाज वेरी चैलेंजेस। तो आपने कहा आपके ब्रदर ने आप लोगों ने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था 8-9। तो क्या क्या ऐसी सिचुएशन आई थी कि जिसकी वजह से आपको स्कूल ड्रॉप करना पड़ा? मेरे पापा एक्चुअली काफ़ी अल्कोहल में थे, और कई बार मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल मारपीट बहुत होती थी उस टाइम पे। और आप चाहे अल्कोहल का इन्फ्लुएंस बोल लो उनको, लेकिन जब भी वो नशे में होते थे तो घर में लड़ाई ज़रूर होनी होती थी। तो एक दिन पापा ने, आई रिमेम्बर, मम्मी के ऊपर कुछ गर्म फेंका और मम्मी को यहाँ पे कट लग गया था। तो उस दिन मैंने और भाई ने, वो दोनों ने डिसाइड किया हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है, हम घर का काम करेंगे, हमें आप भी नहीं चाहिए हो। तो वो एक हमारा स्टेटमेंट था, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा एक स्टेप भी था, क्योंकि पढ़ाई छोड़ना, पहले तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे गवर्नमेंट स्कूल में जाना। और आई रिमेम्बर मेरे पास एक बार ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं थे, और मैं 6 साल की थी। यू वॉन्ट बिलीव, 6 साल की बच्ची ने अपने स्कूल की ड्रेस खुद बनाई है पहनने के लिए। यस, कपड़ा लाके खुद पूरा मतलब बनाया, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। स्कूल ड्रॉप आउट जब हुआ तो वो इसीलिए हुआ क्योंकि पापा जब ड्रिंक करते थे तो काम भी नहीं जाना होता था, एंड वी आर डिपेंडिंग ऑन हैंड। तो डे टू डे का वो होता था कि आज जितना काम किया उसी से घर में सामान आएगा, उसी से खाना आएगा वाला। तो जिस दिन पापा ने ये मम्मी के ऊपर हाथ छोड़ा था, उस दिन आई रिमेम्बर मैंने और भाई ने पापा को पुश किया, और उस दिन हमने डिसाइड किया कि भाई अब हम ना पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मम्मी के साथ झगड़ा होता है और मम्मी इतना काम करती है। और उसका एक और रीज़न था, उससे पहले मम्मी को किसी अनफेयर रीज़न की वजह से काम से निकाल दिया था, अच्छा। क्योंकि वो कुछ होता था ना, पक्के हो जाते थे परमानेंट आफ्टर सर्टेन टाइम, राइट, अगर आप रेगुलर काम कर रहे हो। सो कंपनी क्या करती थी कि निकाल दो जो पक्के होने वाले हैं, फिर नए का पास पहले ही निकाल दो उनको। सो वो अनफेयर रीज़न की वजह से मम्मी को भी निकाल दिया, पापा ऑलरेडी ड्रिंक्स में। अब घर का क्या था ना, 4 बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फैमिली को टेक केयर करना, मम्मी को टेक केयर करना। तो मैंने और भाई ने बोला कि यार अब चल भाई काम करते हैं। हम लोगों ने पापा को भी डांटा, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, आपको जो करना है करो, हम काम करके कर लेंगे। तो उस दिन से हमने काम करना शुरू करा। यही रीज़न था कि हमने पढ़ाई भी छोड़ दी। तो व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? आई थिंक मैं 15 साल की थी और भाई 17 साल का था। तो आपने पहली जॉब क्या की? पहली जॉब टेलीकॉलर। ओके।
एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ टेलीकॉलर, या फर्स्ट जॉब पे जब आप गए, आई एम श्योर सैलरी भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, 3,000। तो कैसा फील हुआ आपको, मतलब जब आपने पढ़ाई छोड़ दी, काम में लग गए? तो अंकुर क्या होता है ना, मेरा शुरू से ड्रीम था पढ़ने का, मैं आज भी पढ़ना चाहती हूँ ऑनेस्टली बताऊँ। और वही चीज़ मैंने छोड़ दी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक था। दूसरी चीज़ ये होती है ना कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है तो आप अपना बेस्ट करते हो, चाहे वो काम करने में हो, चाहे वो आप पढ़ाई छोड़ना हो या कुछ भी हो, आपको पता है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, राइट? तो हमने पढ़ाई छोड़ी और उसके बाद आई रिमेम्बर मुझे पहली जो जॉब मिली थी वो एक आंटी थी जो हमारा एक छोटा सा मंदिर था वहाँ आती थी, और वो मुझे कहते थे कि बेटा तू काम करेगी क्या, क्योंकि हर एक कोई यू नो दैट एवरीवन वांट्स कि कोई सस्ता एम्प्लॉय मिल जाए जो काम कर ले, राइट, पैसा कहीं से भी बच जाए टाइप्स। तो उन्होंने मुझे हायर किया और उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना, तुम्हें फ़ोन उठाना है, हेलो सर मैं यहाँ से बोल रही हूँ और ये हमारा ऑफिस है, अगर कुछ पूछे तो आप कॉल ट्रांसफ़र कर दो। वो एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस ऐसा भी था कि एक प्राउड मोमेंट भी था, क्योंकि एक जो बच्ची स्कूल ड्रॉप आउट है, पता नहीं क्या काम करेगी, ऑल ऑफ द सडन उसको काम मिल जाए, तो एक होता है ना कि यार मैं तो काम कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख लूँगी टाइप्स का। तो एक्सपीरियंस मिक्स था, एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा-सा ये भी था कि मैं तो पढ़ना चाहती थी, मुझे कुछ बड़ा करना था। बट टेलीकॉलिंग करना फिर मुझे लगा कि मैं कर लेती हूँ, चलो फैमिली की नीड है। तो एक थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन आपसे पूछना हाँ। चाहूँगा। आपने चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ के हाँ। बारे में बात की, तो अगर आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहें, कैसे आपको पहली बार कब लगा कि आपके साइड चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है? एंड कैसे आपने उसको हैंडल कैसे किया उस टाइम पे? हाउ वाज़ द फैमिली टेकिंग इट? हैंडल तो एक्चुअली ट्रॉमा ही था, क्योंकि एक 8-9 साल की बच्ची के साथ अगर उसको पता चले, मैं आपको बताती हूँ, मैं सो रही थी और ऑल ऑफ द सडन मेरी आँखें खुलती है, मुझे फ़ील होता है कि किसी का तो हाथ मेरी बॉडी पे है, राइट? और वो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा था। अच्छा, बचपन से ही मैं थोड़ी-सी वोकल रही हूँ, मैंने कभी ये नहीं कि मैं एकदम से चिल्ला पड़ती, क्या हुआ है, ये कौन है? और अंधेरा होता था तो पता नहीं चलता था, बट आई नो हू इज़ दैट पर्सन। तो वो भी चीज़ें जो हुई, व्हेनेवर माय अंकल्स आर दे आर ड्रंक, तब इस तरीके के इंसिडेंट हुए, बट मैं ये सो विदिन द फैमिली दिस वाज़ विद इन द फैमिली एंड उसके चक्कर में कई बार रिलेटिव्स भी आके आप छोटे हो, आप बैठे हुए हो, कोई आपके घर में इवेंट है, शादी है, कोई फंक्शन है, आप बैठे हो ब्लैंकेट में और ऑल ऑफ द सडन आपके पैर पे कोई पैर आ रहा है, अभी ये क्या हो रहा है, इस तरीके के भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बट ये जब होता था ना, आप बेगल ना एक फ्रेजाइल हो जाते हो, पहले तो आपको ये नहीं समझ आता उस एज में कि आपके साथ हो क्या रहा है। मम्मी को बताया, और मम्मी को बताया तो मम्मी, जैसा कि मैंने कहा, वो मेरी हीरो है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने पापा को बोला, दादा को बोला, दादी को बोला, उन्होंने डांटा, 2-4 थप्पड़ मार दिए, ये वो, काम खत्म हो गया। बट उसके आगे कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आई बिलीव कि वो चीज़ें रिपीट, एक सामने वाले को, इंसान को हिम्मत मिल जाती है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थप्पड़ ही तो पड़ने हैं 2-4। और बाकी ये होता था कि वो दादी का भी होता था, बेटा किसी को बोल मत दियो, घर की बेइज्जती होएगी, ये तो ये है, गालियाँ दे के जो भी, ये तो कमीना है, कुत्ता है, ऐसे करके जो ये सब होता था लैंग्वेज। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3-4 बार ऐसी हरकतें हुई। मतलब उसके बाद भी रिपीट होता रहा? हाँ, काफ़ी टाइम तक ऐसी चीज़ें हुई साथ-साथ। तो वहाँ से ये यही रीज़न था कि मैंने सोना बंद कर दिया। कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, मैं रूम में सोती थी, सब बाहर सोते थे, चाहे फ़ैन है या नहीं है। क्योंकि मुझे वही वाली बात है कि सोऊँगी तो शायद कुछ हो जाएगा। तो मैं सोती, और कई बार लाइट जब नहीं आती और मैं सपने में खुद ही उठ जाती थी। आई रिमेंबर एक बार मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही हूँ, "मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी, मम्मी" करके। मम्मी कह रही, "कौन बचाएगा? तुम अंदर ही हो, खोलो दरवाज़ा अंदर से।" क्योंकि आप सब आप डिफरेंट लेवल के ट्रॉमा में हो, आपको पता ही नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है। तो बड़ा बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और जब ये बार-बार जब 2-4 बार ये चीज़ें रिपीट हुई, तो उस टाइम पे मेरे अंदर ना एक ये, जैसे मैंने बोला कि मेरे अंदर ना, आई एम अ बिग बिलीवर और ड्रीमर कह लो चाहे आप। तो मेरा ये था कि मुझे यहाँ से निकलना है कैसे भी करके, और यही रीज़न था कि मैं काम में ज़्यादा घुसती गई। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, वहाँ पे जब आई वाज़ द फर्स्ट गर्ल जिसने काम शुरू करा करना, और उसके लिए मैंने बहुत गालियाँ भी खाई। यू नो चाचा, रिलेटिव्स, लड़की काम कर रही है तो भाग जाएगी, उस तरीके की जीन्स पहन ली है तो भाग जाएगी। आई रिमेंबर मेरे एक मामा जी हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत पढ़े लिखे हैं, और उनके पास मैं जब गई डेनिम पहन के, वो मेरी मम्मी को बोल देते थे कि तुम्हारी तो लड़की भाग जाएगी, हमारे घर लाना है तो इसको डेनिम मत पहनाना।
विच इज़ द मोस्ट सेफेस्ट आउटफिट आई बिलीव। तो ये सारी चीज़ें होती रही बैक टू बैक, तो वो इस तरीके के कमेंट्स भी ना कहीं आपको ये रियलाइज़ कराते हैं यार कहीं आप ही तो गलत नहीं हो, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे में ही कुछ कमी है। वो सेल्फ डाउट्स भी आते थे इस चीज़ के साथ, तो डिफ़िकल्ट था। तो आंचल, जैसे चाइल्डहुड में सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में आपने बताया, आई बिलीव ये तो आज भी होता है, ख़त्म तो हुआ नहीं है। ये हर एक घर में होता है। फिर जैसे आपने जब अपनी फैमिली में बताया, आपकी फैमिली वालों ने उस बात को दबाने की कोशिश की, किसी को बताना मत, ये भी आज भी होता होगा। तो इसके लिए आप कुछ मैसेज देइए आज के यूथ को कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उनको खुल के सामने आना चाहिए, उनको इस बात को हाईलाइट करना चाहिए। उनको आना चाहिए, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है आज भी 80% गर्ल चाइल्ड, आप समझो अंडर 19 अपने ही घर में सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होती है। और आप मानोगे नहीं, सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है उन बच्चियों को ना बताने का, वो उनकी खुद की फैमिली से होता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी यूथ को कि आपके साथ अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, बी वोकल, अपने घर में शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर उनके साथ नहीं शेयर कर सकते, आप अपनी फैमिली के साथ, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं उसके साथ शेयर करें। अगर वो भी नहीं मानते और आपको कहते हैं वही जो मेरे साथ हुआ है या किसी और के साथ भी होता है कि आप रहने दो बेटा, बाहर वाले क्या बोलेंगे, तो मैं बस उनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपको बाहर की दुनिया चाहिए या आपको अपना बच्चा चाहिए। अगर आपको अपना बच्चा चाहिए तो प्लीज़ उसको ज़िंदगी भर के लिए फ्रेजाइल ना करें, ज़िंदगी भर के लिए उसको ऐसी मौत ना दे कि वो अपना अंदर ही अंदर उस चीज़ से स्ट्रगल करता रहे, एक लड़ाई लड़ता रहे। जैसा कि हमारी एक बार पहले भी बात हुई थी, आपने बताया था कि कुछ फैमिलीज़ है जो रोकती है इन बातों को डिस्कस करने से। कुछ लोग इतना डरे होते हैं कि वो किसी के सामने बोलना ही नहीं चाहते। तो आई थिंक आपके थ्रू भी अपनी आवाज़ को उठा सकते हो। हाँ, मैं अब काफ़ी लोगों से बात करती हूँ, ये भी सरप्राइज़ मेरे को पूरे इंडिया से इतने बच्चे आते हैं जो अपने ही घर में सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हुए होते हैं। तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ, उनको गाइड करते हैं हम लोग, उनको मेंटली जो भी उनको इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है, वी प्रोवाइड दैट। तो ऐसे लोग जो सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो रहे हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपसे किस तरीके से कॉन्टैक्ट? वो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और वहाँ से फिर अगर हमें लगता है कि जेन्युइन केस है तो हम फिर उसको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देके हम लोग आगे प्रोसीजर को वो करते हैं। तो आंचल के सोशल मीडिया पेजेस हमारे लिंक में, हमारे वीडियो में नीचे आपको मिल जाएंगे। जो भी आंचल से कांटेक्ट करना चाहते हैं वो डायरेक्टली इन लिंक्स के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी बायो में भी आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो आपने अपना प्रोफेशन, अपनी पहली जॉब एज अ टेलीकॉलर स्टार्ट किया, फिर आपने प्रोफेशनल ग्रोथ भी देखा होगा, बहुत सारे चैलेंजेस भी देखे हुए। तो थोड़ा अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताओ, आपने क्या क्या काम किया। हाँ, मुझे वही लगा था कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड कोई एक नहीं है, देयर इज़ अ सेवरल जॉब। हाँ, बिकॉज आई एम श्योर कि जिस जिस तरीके से आपने अपने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट किया है, तो मल्टीपल प्रोफेशन में आपने काम किया होगा। हाँ, क्योंकि जब स्किल नहीं होते तो आपकी लाइफ ही आपकी लर्निंग वो बन जाती है, Right. प्रोसेस। तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसा ही हुआ। जब एजुकेशन नहीं थी तो मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है, तो मुझे टेली कॉलिंग समझ में आई। बट द बेस्ट थिंग हैपन विद मी कि मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ, यू कैन से कि जो मैं जॉब करती हूँ आई स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर। तो जैसे टेली कॉलर था, टेली कॉलर के बाद मैंने एक्सपोर्ट हाउस में सैम्पलिंग भी की, हैंड एम्ब्रॉयडरी के ऊपर। फिर मैंने कई जगह पे एज अ दूसरी जो कंपनीज थी वहाँ पे भी एज अ टेली कॉलर काम करा। एक जगह पे मैंने एज अ स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर भी काम करा, जहाँ पे मैंने सीखा। आई जॉइन दैट कंपनी एज अ रिसेप्शनिस्ट, और उसके बाद मैंने वहाँ पे ट्रेडिंग भी की। और उसके बाद मैंने रियल एस्टेट में जॉइन करा। रियल एस्टेट में मैंने एज अ फ्रीलांसर किसी और ब्रोकर को जॉइन करा, और वहाँ पे भी एक इंसिडेंट था। वहाँ पे किसी को जॉइन करा, वही सेम चीज़ रियल एस्टेट में होता है ना, हर एक कोई ब्रोकर वाला टाइप। तो मुझे फ्रीलांसिंग का पहली बात तो मतलब नहीं पता था। उन्होंने समझाया, आई रिमेंबर हिज नेम ऑल्सो, मिस्टर रघुवंशी। उन्होंने मुझे बोला बेटा आपका नंबर हम लोग न्यूज़पेपर में देंगे, एड्स में, उसमें प्रोजेक्ट की डिटेल होगी और आपको कॉल आएंगे, और आपको हमें बता दिया जाता था ये प्रोजेक्ट है। सपोज मैं भास्कर ग्रुप का प्रोजेक्ट उस टाइम पे कर रही थी उनके साथ में, जयपुर का। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती थी और हम उनको बताते थे ये प्लॉट साइज़ है, ये ऐसा ऐसा करके जो भी XYZ होता था, उसके बदले में कमीशन मिलती थी। मैं दिल्ली से गुड़गांव जाती, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, मैं उनकी कंपनी के बाहर खड़ी रहती थी, क्योंकि मुझे आते जाते लोगों से डील्स ब्रेक कर ली थी। और मैंने अच्छा काम किया, मैंने सीखा, अच्छा काम किया। द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने ही मुझे अंदर बुला लिया कि बेटा तुम अंदर बैठो, क्योंकि तुम इतना अच्छा काम कर रही हो और कंपनी के लिए कर रहे हो। बट ग्रोथ के साथ साथ काफ़ी एक्सपीरियंस भी होते हैं, है ना। एज अ फीमेल इट्स नॉट ईजी कि आप मार्केट में नॉर्मल तरीके से काम कर।
तो वहाँ पे सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि काम करते 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 अच्छा खासा काम कर लिया। अभी अभी मुझे लगा कि यार अब तो मैं अपनी फैमिली के लिए घर लूंगी, फ्लैट लूंगी। और मेरे लिए फ्लैट होता था, एक कमरा है, कमरे के आगे किचन है और बाथरूम है, वो फ्लैट होता है राइट। इस टाइम पे। तो और ये भी था कि बाहर निकलना है अपने आप को बचाने के लिए टाइप्स वाला। तो काम हुआ, 2.5 लाख का काम हुआ और मेरी कमीशन, अब मैं 7वें आसमान पे। मेरे को लगा भाई अब तो फैमिली के लिए मैं ये भी कर दूंगी, मैं वो भी कर दूंगी और सब कुछ हो जाएगा। बट लास्ट मोमेंट पे वो वॉन्ट बिलीव, रघुवंशी जी ने कहा, कौन हो आप, ओ, कैसे पैसे, आपसे मेरी बात कब हुई? कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो होता नहीं था। तो जब वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता था तो बंदा बड़े आसानी से बोल देता था आप कौन, मेरे साथ भी वही हुआ। अब मैं एक तरफ खुश और एक तरफ एकदम से ठिश नीचे, यहाँ से यहाँ। यहाँ से यार। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है ये। बट फिर मैंने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को फ़ोन किया जिसने मेरा काम एक्नॉलेज किया, क्योंकि उसने देखा लड़की यार धूप में भी आती है, बारिश में भी आती है, खड़ी है 8-8 10-10 घंटे वहाँ पे और काम कर रही है अपना। तो उनको बोला, उन्होंने उसको भी बुलाया और मुझे भी बुलाया एंड ही वाज लाइक के आपने इनके पैसे देने हैं जी। भी कंपनी में हम सब लोगों ने देखा है हाउ हार्ड वर्किंग शी इज़। तो वो कहता है नहीं नहीं, इन्होंने किसी और ब्रोकर को इंट्रोड्यूस करा दिया। एंड आई रिमेंबर उन्होंने कुछ बोला था मुझे, आजकल तुम्हें पता है तुम्हारी वॉइस कितनी स्कैरी है। यस सर आई नो, कई बार मैं भी डर जाती हूँ अपनी आवाज़ सुन। सो सो बड़े वेट से एक्सपीरियंस रहे हैं विच इज़ गुड। एंड मेरे कुछ पैसे वहाँ से निकले, फिर पूरे तो उन्होंने नहीं दिए लेकिन कुछ पैसे निकले। और उसके बाद से मैंने शुरू करा अपना खुद का रियल एस्टेट, ओके। साई रियल सोल्यूशन के नाम से। मैं और मेरा बड़ा भाई अपने लोकल एरियाज में भाई प्रॉपर्टी ढूंढो, हमें ब्रोकरेज जो भी मिलेगी हमें वो करनी है। और छोटा छोटा करके भाई बहुत पैसा है इसमें, हम दोनों ने अपना काम करना शुरू करा। उसके बाद तो आई थिंक हम लोगों ने अभी 16 साल हो गए, हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो यू आर स्टिल वर्किंग इन रियल एस्टेट? रियल एस्टेट इज समथिंग, यस आई थिंक इट विल बी देयर फॉर एवर विद मी। तो मैं अभी काम कर रही हूँ रियल एस्टेट में। तो प्रोफेशनल करियर में भी काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, बीइंग अ फीमेल एम्प्लॉय। बहुत आते हैं। वहाँ पर भी कुछ ऐसा फेस करने को आया कि किसी ने आपके साथ बदतमीजी की कुछ? हुआ। अब वही वाली बात होती है कि आपको कैसे डील करना है। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको बहुत टैक्टफुली चलना पड़ता है एज अ विमेन। एंड रियल एस्टेट में एज अ ब्रोकर फील्ड पे लड़की का होना बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप प्रॉपर्टीज दिखा रहे हो, जा रहे हो, दिन के 20-20 घर दिखा रहे हो आप, और ऊपर से आप मिल रहे हो बिल्डर्स को। मेरा ये होता था कि मैं बिल्डर पार्टीज में नहीं जाती थी, रियल एस्टेट की जो भी पार्टीज होती थी और जो भी लॉन्चेस होते थे तो वहाँ नहीं जाती थी। उसकी वजह से मैंने अब एक अपनी काम की जो है ना एक लिमिट बना दी थी कि मुझे जो काम करना है। अच्छा मैं भी स्मार्ट, मैं जिम ज्वाइन कर लिया और मुझे पता चला जी ऐसे सोशल कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने जिम ज्वाइन करा और फिर मैं अपने कई बार अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा जिम ज्वाइन कर लिया कि यहाँ पे और बड़े लोग आते हैं। तो ऐसे करके मैंने अपना सोशल सर्कल बढ़ाया और मेरे सोशल सर्कल में ही जो डिमांड्स आती थी मैं उन्हीं को फुलफिल करती थी। दैट वाज अ स्मार्ट मूव। यू कैन से दैट कि एक इजी मुझे वही लगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी अपना ऑफिस नहीं बना सकती थी, और मुझे लगा अब ऑफिस में कौन लाखों रुपए रेंट पे और लीज पे खर्चा करे, इट्स बेटर आप ऐसे कर लो। देन आई जॉइन समवन, उनके ऑफिस में मैंने उनको बोला मैं काम ला के दूंगी आपको, मुझे आपका ऑफिस चाहिए, बस मैं वहाँ पे बैठूंगी, मेरे क्लाइंट्स एंटरटेन करूंगी। आई यूज्ड टू गिव हिम 40% आउट ऑफ इट। ओके। और वहाँ पे भी होता था, आई हैव हर्ड मेनी बिल्डर्स और ब्रोकर्स वर सेइंग नेगेटिव थिंग्स। और मुझे ये रहता था दिमाग में कि मुझे कपड़े पूरे पहनने हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप ऐसी लॉबी में जा रहे हो जहाँ पे लड़की ने थोड़ा सा भी आपसे हंस के बात कर ली ना, शी इज़ अवेलेबल। ओके। इस तरीके का रियल एस्टेट लॉबी में बहुत होता है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब कोई भी कैसे भी अगर आपने अपने आप को स्ट्रांग नहीं वहाँ पे प्रेजेंट किया एज लाइक कि हाँ भाई आप बेशक से ये, मतलब ऐसा होता था, मैं ऐसा शो करती थी कि भाई इससे आगे आप आ नहीं सकते हो। तो आपने अपनी एक बाउंड्री सेट करी हुई थी। एंड आई हैव ओवरहर्ड समवन वन डे कि यार तुमने तो अपने ऑफिस में बड़ा क्या बोलूँ अब, इस तरीके का वर्ड बोला कि बड़ा माल रखा हुआ है टाइप्स वाला। तो मुझे अंदर से सुनाई दिया कि उन्होंने बोला कि थप्पड़ मार देगी तेरे को, आके इसके सामने मत बोल देना। तो ये मतलब आपका खौफ था हाँ, ये मैंने बना के रखा हुआ था कि मेरे को ज्यादा वो नहीं होना है किसी। मैं आपसे बार बार परेशानियों के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज भी ऐसा होता है कि इन छोटी छोटी परेशानियों, हालांकि ये छोटी परेशानी नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है फीमेल वर्कर्स के साथ। आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? आज के लोगों को भी ये पता लगना चाहिए क्योंकि
फैमिली से प्रेशर आता है, अच्छा वहाँ ऐसे होता है, जॉब छोड़ दो। हाँ इंसान खुद इतना डर जाता है, अरे मेरे साथ वहाँ पे मिसहैपनिंग हो रही है, मैं तो जॉब ही छोड़ देती हूँ। वो उनका करियर ग्रोथ, उनका पर्सनल ग्रोथ वहीं पे रुक जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे पुश कर रहा हूँ कि आप बताओ क्या क्या प्रॉब्लम। नहीं, पता है क्या होता है अंकुर, इसमें क्या है ना, हमारी खुद की भी ये वीकनेस होती है कि हमें पता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, जॉब छोड़ दो। हाँ, क्योंकि वहां पे भी सेम ही चीज होती है, आप बोलना नहीं चाहते, आप शेयर नहीं करना चाहते, अच्छा आप ही के साथ ये हो रहा है, उस तरीके के बाउंस बैक्स भी आते हैं। तो लड़कियां वहां पे भी दब जाती हैं और वो वहां पे भी नहीं बोलना चाहती कि मेरे साथ ये हुआ, जॉब से निकलने का डर रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको जॉब से निकल जाओगे, इफ यू आर केपेबल इनफ, यू कैन गेट दूसरी जॉब इजीली। राइट। हो सकता है आपको सेम अमाउंट ऑफ सैलरी ना मिले, थोड़ी कम मिले, बट एटलीस्ट यू विल अर्न योर रिस्पेक्ट। आप मेंटली फ्री हो गया। मेंटली आप फ्री हो, मेंटली, मतलब एक ऐसा अभी भी कितने ऑफिसेज में फीमेल्स को सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है एंड दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। बहुत सारी औरतें हैं, मैंने कई लोगों की स्टोरीज सुनी है। बट मेरा कहना यही है कि आप वोकल हो, स्टार्ट सेइंग, स्टार्ट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे अपने लिए तो कोई भी नहीं बोलेगा। और एक बार अगर आपने बोला तो आपके सामने कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। ट्रस्ट, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, खुद लड़नी है अपनी लड़ाई आप। तभी कोई और भी आपका साथ देगा। हम अपने आप को ना बेचारी बनाने में ज्यादा वो हो जाते हैं, मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। मेरे साथ इतने सारे इंसिडेंट हुए, मैं ये नहीं कह रही मैं सुपर वुमन हूँ, लेकिन मैंने उस चीज के लिए अपने आप को ब्लेम नहीं किया। अगर सामने वाले की गलती है तो वो उसी की गलती है। मैं क्यों अपना पहनावा छोड़ दूं, मैं क्यों अपना तरीका बदल दूं, ये उसको बदलना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा माइंडसेट होना बहुत जरूरी है वुमेन्स के लिए। So Achal, at what age did you get married? और एट द एज ऑफ 21 की एज में मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे। और जो घर की सिचुएशन थी वो इस तरीके थी कुछ कि मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि 6 महीने पहले मेरी सिस्टर का मर्डर हुआ था, छोटी सिस्टर का। एंड उनकी शादी जिससे हुई थी, उन्होंने 6 महीने बाद उनको मार के फेंक दिया था बॉडी। और उसके बाद मेरे ऊपर मेरी फैमिली ने प्रेशर बना दिया था, कि फैमिली नहीं बोलूँगी, रिलेटिव्स ने प्रेशर बना दिया था, बोलना वो सब जो होता है हमारे यहाँ पे, कि इस लड़की से कौन शादी करेगा, अब तो जो भी तुम्हारी छोटी लड़की के साथ हुआ, और अपनी कास्ट में तो कोई नहीं करेगा। अब मम्मी का रो रो के बुरा हाल, ऊपर से एक दो मेरे मामा लोग भी थे जो प्रेशर बना रहे थे ऊपर से। तो मेरे मामा जी ने इस लड़के को ढूंढा था, और इसका ये फिंगर्स नहीं थे, और ये यहाँ से स्किन पूरी बॉर्न थी हाथ की। Okay. तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं मिली भी नहीं उस लड़के से अपनी शादी से पहले, बिकॉज मम्मी जैसे रो रही थी, जितने बुरे हाल में थी, मैंने उसी टाइम पे हाँ बोल दिया था। और मुझे मेरी मम्मी मेरा हीरो है और वो हमेशा रहेंगी, मैं उनको रोते हुए कभी नहीं देख सकती। आपने मतलब अंडर प्रेशर शादी की फिर? मेरी शादी बहुत अंडर प्रेशर हुई, और मुझे बताया गया था कि लड़का के एक हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको यही बोला, यार हो सकता है शादी के बाद भी किसी के साथ ये हो जाए, तो आप तब थोड़ा ना छोड़ दोगे आप उसको। मतलब जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि गरीब परिवार से है, पढ़ाई नहीं कर रखी, छोटी मोटी जॉब कर रही है, तो जो मिल रहा है बस उससे शादी करवा दो। ये होता है, ये रियल में तो होता है। आपके साथ लिटरली वैसा हुआ है? हाँ बिल्कुल वैसा। और जब गई वहाँ पे शादी हुई, और आई रिमेम्बर कि मेरे साथ जो मेरा ये मानना था एक्चुअली अंकुर, कि किसी के साथ अगर शादी के बाद होगा तो मैं क्या करूँगी, कभी भी तो मैं उसके साथ रहूँगी। That was a very kind thought of. हाँ, मेरे माइंड में ये था कि यार ही मस्ट बी मोर हम्बल, मोर जेन्युइन, क्योंकि मैंने अपने घर में आस पड़ोस में इसी तरीके का माहौल देखा है, बीवियों को मारना पीटना वो सब। मुझे लगा हम्बल होगा काफी। मैंने हाँ बोल दिया, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद ही नॉट जस्ट मेंटल प्रेशर, फिजिकल अब्यूज फिर से फिर से फिजिकल अब्यूज। एंड दिस गाय इज लाइक कि मुझे याद है कि मैंने उसको पहले ही दिन लात मार के निकाला था रूम से, और मैं चिल्ला रही थी। मैंने अपने बाहर आई मैं, और मैंने अपने इन लॉज को बोला कि आप मुझे एक दिन के लिए लेके आए हो क्या यहाँ पे, या मुझे एज अ घर की बहू बना के लाए हो। ये मेरा लिटरली स्टेटमेंट था उन लोगों को। और अब पता नहीं इस पे मैं हंसूँ या क्या बोलूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ थे इतने बदतमीज, उनके लिटरली यही वर्ड्स थे कि एक लंगूर को हूर मिलेगी तो यही होगा, ये उनके वर्ड्स थे। तो वो फिर से जब सिचुएशन रिपीट हुई ना, वो मेरे लिए इतना बड़ा सेटबैक था, इतना बड़ा ट्रॉमा था, कि मुझे ये नहीं लगा था कि मेरी मम्मी ने देखा है, मेरी बहन ने देखा है, बहन के साथ भी जो मार पिटाई हुई, उसको मारा, उसको तो चीज़ दो बोलना, उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो
और मुझे लगा कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। अच्छा, मैंने अपनी मम्मी के लिए भी लड़ाई लड़ी, मैंने अपनी बहन के लिए भी लड़ाई लड़ी, और मैंने अब खुद के लिए भी लड़ना ही पड़ अब खुद के लिए भी लड़नी पड़ी। तो मुझे ये लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को बोलो भी ना, कई बार सामने वाला कहता है यार पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। बट मैंने वो लाइफ जी है, ट्रस्ट हुई। मतलब ऐसा होता था कि क्यों ऐसा मैंने करा ही क्या है कि एक अच्छा फेस, एक अच्छी जिंदगी, अच्छा टाइम किसको कहते हैं, वो क्यों नहीं आ रहा लाइफ में। फिर एक दिन 1 महीने के बाद जब मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेजर मारपिटाई हुई और मेरे को भी ब्लड वगैरह आने लगा और मैं बेहोश हो गई, तो मेरे नेबर्स हैं, उन्होंने मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करा कि आपको अगर अपनी लड़की चाहिए तो आप ले जाओ। पेरेंट्स आए, उनको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही होंगी शायद, मुझे यूजुअल इंडियन पेरेंट्स हैं, तो उन्होंने भी समझाया होगा बेटा देख लो। समझाया नहीं, उन्होंने तो खुल के बोला। उन्होंने बोला बेटा हमारे यहाँ तो 2-4 साल मार-पिटाई चलती है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तो हमारी फैमिलीज़ की अप्रोच है, यू नो। और उस टाइम पे मेरा बस एक ही थॉट था, क्योंकि जब चीज़ें रिकॉल होती है ना कि यार आपने बहन के लिए लड़ा, आपने मम्मी के लिए लड़ा, आप अपने लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? व्हाई यू आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट? ट्रस्ट मी, वो एक थॉट था। मैंने अपने घर में बोला जो भी रिलेटिव है मैं नहीं जानती, मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है और अपनी शर्तों पे जीनी है, ठीक है? मुझे आपके जैसे तो बिल्कुल नहीं रहना है। तो मैंने उसी दिन डिवोर्स फाइल करा। मैंने उनको उस टाइम पे भी यही बोला था कि आपको रखना है आप रखिए, आपको नहीं रखना आप, मैं अब कहीं और चली जाऊँगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती इस माहौल में। वो दिन और आज का दिन है, मैं 1 साल में मेरा म्यूचुअल डिवोर्स हो गया था बिकॉज़ मैंने अपनी पहली कार एज़ अ डाउरी देने के लिए खरीदी थी ज़रूर, अच्छा, ऑल्टो। तो मैंने कहा मेरे को नहीं रहना है, अगर उनको जो चाहिए उनको सब रखने दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड चाहिए। अच्छा, मेरे बैक ऑफ द हेड ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़ाई में अगर आप लड़ रहे हो ना, अगर आपको लगता है कि आपको उससे बाहर निकल के ज़्यादा सुकून और ज़्यादा शांति मिलती है, तो आप उस लड़ाई पे गिव अप कर दो। फिर कोई फ़ायदा नहीं है अपना मेंटल पीस लूज़ करने का। मुझे लगा मैं ज़्यादा कमा सकती हूँ, मैं ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ अपने करियर पे अगर मैं इस रिलेशन से बाहर आ जाऊँ। तो मैंने उनको बोला आपको जो रखना आप रख लो, मुझे सिर्फ डिवोर्स। तो मतलब फिजिकल अब्यूज, वायलेंस, इन चीज़ों ने बचपन से लेके शादी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। कह सकते हो नहीं छोड़ा। फिर अभी जैसे मैंने आपको जब इंट्रोड्यूस करवाया अपनी ऑडियंस के साथ, मैंने बोला आपने मौत को शिकस्त दिया है। फिर आपकी लाइफ में एक और बहुत बड़ी ट्रॉमा आया, आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ। ये आपको कब पता लगा? कैंसर मुझे डिटेक्ट हुआ 2017 में जनवरी में, मेरे बर्थडे से बस कुछ ही दिन बाद। और कैंसर से पहले एक और चीज़ हुई छोटी सी, जहाँ पे मैंने अपना जो ड्रीम हाउस बनाया था घर वालों के लिए पोस्ट डिवोर्स, वो डिमोलिश हो गया। ओ, घर बनाया, एट द स्टेज ऑफ फिनिशिंग, हम अंदर ही जाने वाले थे, डिमोलिश हो गया, सील हो गया। वो एक अलग झटका था मेरे लिए। बट द बेस्ट पार्ट अंकुर, मेरे साथ क्या हुआ ना कि ये जो मुझे विद इन जो पावर्स होती है ना, मैं इनमें बहुत बिलीव करने लगी हूँ, क्योंकि जब आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हो तो ना आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, है ना। कि मैंने एक सिचुएशन है, मैं ये नहीं होना चाहिए वाई वाई वाई, अगर बहुत ज़्यादा होता है ना तो आपको समझ नहीं आता है। तो मेरा ये था कि मेरे साथ हो गया ना, मैं जिंदा तो हूँ अभी, तो मैं ये वापस से तो आपके अंदर वो वाली हिम्मत हो गई, अब जो होगा देखा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जो चीज़ चली गई है, जो आपके हाथ में नहीं है, सपोज मेरा घर टूट गया ना, मैं क्या कर सकती हूँ? या तो मैं मर जाऊँ, क्योंकि कर्जा भी हो गया था, और या फिर मैं लड़ लूँ। तो मेरा हमेशा जो अप्रोच रही है ना, वो लड़ने की रही है। जैसे घर टूटा, फिर उसके बाद पापा को टीबी हुआ, मम्मी पैरालाइज्ड हो गई, मम्मी रिकवर हुई, तो 2017 में मुझे कैंसर हुआ। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इवेंट चल रहा था लाइफ में। बट द बेस्ट पार्ट इज दिस, पैरेलली मैं ग्रो भी कर रही थी एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, वेल्थ वाइज भी, और आप एज अ पर्सन भी, एज अ इंडिविजुअल। जो कहते हैं ना ग्रूमिंग जो होती है, मेरी तो सारी ग्रूमिंग मेरी लाइफ जर्नी से ही हुई है। मेरी जो सबसे बड़ी पढ़ाई है, जो जायदाद है, वो मेरी खुद की लाइफ ही रही है। जिंदगी नहीं सब कुछ। जिंदगी ने सब कुछ सिखाया है एक्चुअली। तो जब ये हुआ 2017 में, आई रिमेम्बर कैंसर में बहुत डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए बताना, क्योंकि मेरे घर में छोटे भाई की शादी चल रही थी। अच्छा, अब माहौल कैसे खराब करें, क्योंकि घर में ऑलरेडी इतना सब कुछ चल रहा है, ये सब देख लिया, और अभी इतने दिनों के बाद खुशी आई है। तो मैं हॉस्पिटल जाती, अपने चेकअप्स कराती, जो भी डॉक्टर्स ने लिखे थे, पेट स्कैन लो, बायोप्सी लो, या जो भी XYZ लिखे थे। शाम को घर आती, तैयार होती, फंक्शंस में डांस करती, सेलिब्रेट करती, मेकअप करती,
मतलब आपको कैंसर हुए सिर्फ आपको पता था, ये आपकी सिर्फ फैमिली मुझे किसी पता को था, नहीं पता था? ये 20 दिन तक सिर्फ मुझे पता था। एंड कैंसर का नाम सुन के अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, तो जब आपको पहली बार पता लगा, आपको डॉक्टर ने बताया आपको कैंसर है, उस मोमेंट में आप अकेले, आपको कैसा फील हुआ उस टाइम पे? वो मोमेंट स्कैरी था, वो मोमेंट बहुत स्कैरी था, ट्रस्ट मी। मेरे को आई रिमेम्बर, मेरा एक फ्रेंड था ऋषि, और उसकी कंपनी में कुछ फ्रॉड हुआ था, तो ही कॉल्ड मी फॉर अ हेल्प। और उस टाइम तक मुझे ये पता था मुझे कैंसर हो गया है, तो ही कॉल्ड मी फॉर अ हेल्प। और मैंने उसी दिन जब उसका फ़ोन आया, उससे पहले मैंने कोई लंप अपनी ब्रेस्ट में फील किया था, एंड आई वाज स्कैर्ड। लेकिन उससे 1 साल पहले मुझे कुछ तो लंप था जिसका मैंने होम्योपैथी में ट्रीटमेंट शुरू करा दिया था। अच्छा। किसी ने मुझे बोला ये तो फाइब्रॉइड है, मिल्क क्लॉट है, ये निकल जाएगा, ऐसे वैसे करके। एग्जैक्ट 1 ईयर पहले मैंने अपना होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू करना शुरू कर दिया। वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ने मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब कर दी ओके। इससे पहले, और 2016 से 17 तक। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, वो कैंसर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले लंप था पीनट साइज का, देन लंप हो गया इतना बड़ा, ऑलमोस्ट रीच फ्रॉम या एज से लेके मिडल ऑफ द ब्रेस्ट आ गया वो। मैं डॉक्टर को बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डॉक्टर क्या हम कुछ टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स जो है, जैसे ब्रेस्ट स्वेल हो गई है, या श्रिंक हो रही है, या फिर डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर मैं गेम्स अपने जिमिंग पे छोड़ गिव अप करना पड़ रहा है मुझे। वो हर बार मुझे कोई फोटोज दिखाए और बोले नहीं नहीं बेटा ये तो क्योरेबल है और ये कैंसर नहीं है, तुम्हारी एज में नहीं हो सकता, 32 में। तो ये हुआ। अब उसके बाद एग्जैक्ट 1 ईयर लेटर व्हेन माय फ्रेंड कॉल मी कि ऐसा ऐसा हो गया मेरी कंपनी में, तो मैं उसको ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। अगले दिन वो मुझे मिला जिम में, एंड आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, नो मैटर व्हाट क्या हो रहा है लाइफ में, बट नो वन सीन मी विद अ सैड फेस। तो मैं उसको पूछना भूल गई कि यार तेरा क्या हुआ, सब सॉर्ट हो गया, बिकॉज कुछ बड़ा इशू था। तो मैं सीधा निकल गई। देन ही कॉल्ड मी, वाज लाइक आंचल क्या हुआ तुझे? लाइक यार पता नहीं, आई एम सॉरी, मैं पूछना भूल गई, मुझे ना कुछ लंप है मेरी ब्रेस्ट में और मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया था। अब वो लंप इतना बड़ा हो गया और मेरे को ना मेरी बॉडी में बहुत चेंजेस है जो मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरा वेट लूज हो रहा है रैंडमली, मेरा स्किन डार्क हो रहा है, मेरा मतलब मैं ये हाथ नहीं उठा पा रही हूँ ठीक से, बहुत सारे सिम्टम्स। आई रिमेम्बर कहीं पे लोग देखो ऐसे भी होते हैं। वो जर्मनी जाने वाला था, उसने अपनी फ्लाइट कैंसिल करी अगले दिन की, उसने मेरी अपॉइंटमेंट बुक करी, और हम लोग मेमोग्राम के लिए गए। और 75-80 ईयर ओल्ड कपल था ग्रीन पार्क में। उन्होंने जब मेरा मेमोग्राम किया तो उन्होंने मुझे इतना डांटा, मतलब तुम दिल्ली से हो, गांव से हो, गंवार हो, क्या हो, तुम्हें ये नहीं पता ये कैंसर है, ये है वो है। जैसे उन्होंने बोला ना तुम्हें ये नहीं पता ये कैंसर है, दैट वाज अ शॉकिंग मोमेंट। मुझे उसके आगे उन्होंने क्या बोला मुझे नहीं सुनाई दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे डार्क हो जाता है, ब्लर हो जाता है ना सब कुछ, मैं ऐसे चुपचाप हो गई। फिर उन्होंने मेरा शोल्डर हिलाया और उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आर यू लिसनिंग? मैंने कहा हाँ डॉक्टर, बट आई कुडंट लिसन आफ्टर हर्ड यू आफ्टर कैंसर। तो उन्होंने फिर बिठाया मुझे, फिर उन्होंने बोला बेटा ये कैंसर है, 200% कैंसर है। दिस इज नॉट अ इनिशियल स्टेज, दिस इज नॉट अ मिडल स्टेज, दिस इज 100% एडवांस स्टेज। So you got detected in the advanced stage of cancer. इट वॉज नॉट फोर्थ, इट वॉज नॉट थर्ड, इन अच्छा। बिटवीन, यू नो। अब मैं वहाँ पे इतना मतलब मैं रोई, उस दिन मैं बहुत रोई थी। अगेन जो भी एपिसोड्स लाइफ में हुआ आप रिकॉल करते हो, यार क्या है, मतलब अच्छा भी हो रहा है बुरा भी हो रहा है, लेकिन बार बार बुरा क्यों हो रहा है? मेरे माइंड में जैसे होता है ना, लोगों के माइंड में अपने बच्चों का आता है, किसी अगर पेरेंट को कुछ ऐसा हो, मेरे माइंड में सबसे पहला थॉट ये था कि मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी फैमिली कैसे मैनेज करेगी। आई वॉज द ओनली वन हु इज अर्निंग बेटर। मेरा भाई था वो छोटा मोटा काम करता था, उससे काम कर रहा था गैराज में इधर उधर, और आई वाज लाइक मेरी फैमिली का क्या होगा। मैं बहुत रोई, 24 घंटे रोई। उसके बाद डॉक्टर के कुछ शब्द थे जो मेरे दिमाग में स्टक हो गए कि आंचल देख, मरना तो सबको है बेटा, लेकिन अगर तुम एक ट्राई दो, हो सकता है वो एक ट्राई आपकी लाइफ बचा दे। तो मैंने कहा हाँ यार, लाइफ में इतने सारे हर्डल्स आए, इतनी सारी सिचुएशंस आई, एक और सही। तो वो जो एक्सेप्टेंस थी ना, उस एक्सेप्टेंस ने मुझे इतना ईजी कर दिया सारी चीज़ें कि मैंने कहा नहीं यार मैं गिव अप नहीं करूँ। मैंने बाकी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, मैं ये वाली लड़ाई भी लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बचूँ या मरूँ वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं सोचना। तो ये मेरा फर्स्ट थॉट था। And that's I want to salute you for this thought. बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर इसको सामना करने की हिम्मत होती है।
जब अंकुर मुझे लगता है कि सबके अंदर हिम्मत होती है, पता है आपको? हम अपनी हिम्मत पहचानते नहीं है। और लाइफ कहते हैं ना, कई बारी हम लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ इतनी चीजें हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है वो इतनी सारी चीजें ना आपको इतना स्ट्रांग बना देती है ना लाइफ में, कि कैंसर वॉज नॉट द इंटायर बुक ऑफ माई लाइफ, इट वॉज जस्ट अ It चैप्टर, was just a small part of the entire. अनदर चैप्टर विच हैज टू क्लोज, Yeah, है ना? तो जो पहले जो भी हुआ ना, उसने मुझे ऐसा रॉक बना दिया कि उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। correct. I think your friend Rishi, you named, ऋषि वो मसीहा बन के आए आपके लिए. वसीया बन के आया भी, और वसीया है की तरह ही वो गायब भी हो गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ पे, वो कांटेक्ट में ही नहीं है मेरे। ही हेल्प मी फाइनेंशियली, ही हेल्प मी इमोशनली, उसकी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट करा। आई थिंक ही इज द ओनली फ्रेंड आई रिमेम्बर जिसने मुझे कैंसर के बीच में सपोर्ट करा। Vince, I don't have any words now. Uh, तो जैसे आपने बताया आपके ब्रदर की शादी होने वाली थी, कितने दिन रह गए थे शादी को? 20 दिन 20 दिन. तो उस 20 दिन में मतलब आपने किसी को नहीं पता लगने दिया कि आपको कैंसर है? किसी को भी नहीं, एक्सेप्ट माई दिस फ्रेंड ऋषि, उसके अलावा किसी को नहीं पता। तो फैमिली को पहली बार कब बताया आपने? फैमिली को बताया मैंने अपनी पहली सर्जरी करा के, जब मुझे कीमोपॉट इंस्टॉल हो गई थी। और भाई की शादी के 2 दिन बाद मैं गई अपना, जो मुझे रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी अपना हॉस्पिटल से। रिपोर्ट्स अलग अलग विंग्स में थी, तो ऑफकोर्स भाग दौड़ होके ये वो लेट होके रिपोर्ट्स मिलने में लेट हो गया था। तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करी एंड आई मेट माई डॉक्टर। मैं डॉक्टर को मिली और डॉक्टर ने मैं उनसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। और मैं उनको पैरेलली ये भी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा उस टाइम पे चल ही रहा था सारा डाउनफॉल, रियल एस्टेट भी गिरा हुआ था। और कहा डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट वो चाहिए जिससे मैं घर में ना बैठ पाऊँ, क्योंकि मैं आई एम द ओनली वन, कमाऊंगी तो बचाऊंगी अपने आप को, नहीं कमाऊंगी तो नहीं बचा सकती। सिंपल है, क्लियर था वो उस टाइम पे भी। तो अब डॉक्टर को मैंने पूछा व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो डॉक्टर ने मुझे बोला अच्छा 2 तरीके हैं कीमो लेने के, कीमो हमें एज सून एज पॉसिबल शुरू करनी है आपकी। अब नाउ इट्स क्लियर कि क्या स्टेज है, कौन सा कैंसर है। तो उन्होंने बोला एक कैनुला लगता है उसके थ्रू होती है, और एक कीमोपॉट सर्जरी करके हम अंडर कॉलर बोन फिक्स कर देते हैं, एक यहाँ पे कुछ पाइप होता है ऐसे। तो मैंने कहा क्या प्रोसीजर चाहिए, तो इसे कि 6 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, और 6 घंटे की फास्टिंग के बाद 1.5-2 घंटे की सर्जरी होती है वो मैक्सिमम, वी विल कीप यू अंडर ऑब्जर्वेशन आफ्टर दैट, बस। तो मैंने कहा 6 घंटे, 5 तो हो गए, 5-6 हो गए, मैं मतलब पूरा होने वाला है, हम अभी सर्जरी कर सकते हैं। तो वो मेरी पहली सर्जरी थी। मैंने सर्जरी कराई अपनी अकेले, और मेरा 1.5-2 घंटे की सर्जरी हुई। और उसके बाद अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद मैं वापस गाड़ी चला के घर गई, और पूरी ड्रेसिंग थी यहाँ से यहाँ तक। और फिर मैंने घर में बताया, जब उन्होंने देख लिया ये क्या हुआ, तो मैंने कहा कैंसर डायग्नोज हो गया है। वो मेरा, आपने मतलब इतना कैजुअली आपने बोला कैंसर? मैंने हाँ मैंने उनको ये बोला मम्मी कैंसर डायग्नोज हो गया है। और माहौल जो था ना एकदम से फ्लिप मार गया, शादी फंक्शन ये वो। और एक माँ के लिए ना सबसे बड़ा, मेरे तो भाइयों के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट था, उनके लिए भी मतलब ऐसा हो गया, दोनों भाई रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं। बट एक मदर के लिए जो अपनी पहली बेटी को भी खो चुकी है और दूसरी के साथ कुछ ऐसा हो जाए, ट्रस्ट मी वो सिचुएशन ऐसी होती है कि बंदा जैसे मरने वाला नहीं है, मर गया हो ऑलरेडी, है ना। तो वो मैं अपनी मम्मी की आंखों से कनेक्ट कर पा रही थी। वो जब सारे रोने लगे घर में, तो मेरे को एक ऐसा हुआ कि नहीं यार, है ना, अब मुझे इनको बोलना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही करोगे तो कैसे चलेगा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मी देखो अगर आप ऐसे ही करोगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं मरने वाली हूँ पहले से, लेकिन मुझे पता है मैं बच जाऊँगी। ये एक और चैलेंज है लाइफ में, निकल जाएगा जैसे दूसरे निकल गए ऐसे करके। तो उस दिन के बाद का था, उस दिन के बाद तो शायद मेरी मम्मी और मेरे भाई, मतलब मम्मी ने मुझे नहीं जाहिर होने दिया, बट मुझे लगता नहीं है कि मेरी मम्मी उस पेन से नहीं गुजरी होगी। और शायद कहीं कहीं ना कहीं वो आज भी अंदर से डरती होगी चीज़ों को लेके, जब फॉलो अप कराने जाओ या कुछ हो, क्योंकि वो बोलती नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं करती है, बट यू कैन कनेक्ट विद हर इमोशंस एंड वाइब्स। तो जब वहाँ पे ये सब हुआ, मम्मी फिर तो सारे, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद नॉर्मल। और फिर मैं अपना अकेले हॉस्पिटल जाती, बेस्ट मेकअप पहनती। आई रिमेम्बर मैंने विग बनवाई थी अपनी, एक दिन मैंने कुछ घंटों में वो विग उतार के, दैट वाज, यू विल बी सरप्राइज। मैं इसलिए कहती हूँ बी वोकल, आप क्यों डर रहे हो, आपकी लाइफ है, कौन है बाहर वाले ये लोग, यू नो। मेरा इवेंट था, मैंने विग पहनी हुई थी और बनवाई थी सब लोगों के उसमें कि हाँ बनवा ले बेटा, किसी को, मेरे भी घर में था, किसी को पता चलेगा ये वो है।
तो मैंने कहा नहीं। तैयार हुई, विग पहन के इवेंट में गई, गुड़गांव रियल एस्टेट का इवेंट था, शायद आपका M3M का था या किसी का तो था, बिल्डर का। और हम लोग 70-80 लोग वहाँ पे, किसी को नहीं पता इसको कैंसर डायग्नोस हो रखा है, और 1 या 2 लोग थे जो मुझे पर्सनली जानते थे। अब वो विग जो है ना, वो इतनी पेनफुल होती है, इतनी पेनफुल होती है। अब लोग सोसाइटी के प्रेशर में ना, वो पेन भी, एक तो ऑलरेडी कैंसर का पेन, ऊपर से वो पेन, पीक जुलाई का टाइम, पिगमेंटेशन हो रही है, और स्कैल्प इतना सेंसिटिव हो जाता है ना, इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस ऑल्सो फॉर फ्यू मिनट्स, वो भी पेन कर देता है स्कैल्प में, इतना सेंसिटिव हो जाता है। फिर उसके बाद जब दर्द होने लगा, हेडेक शुरू हुआ, नेक में पेन होने लगा, क्योंकि वो इतना टाइट होता है ना, वे पूरा फिटिंग करके उसको बनाते हैं। मैंने कहा यार कौन सी दुनिया, कौन से लोग, ये कौन है ये लोग। मैंने उन्हीं लोगों के सामने विग उतारी पहने, और मेरा ये रिएक्शन था, ओह गॉड व्हाट अ रिलीफ। वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप था कि भाई आप हो कौन, मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ, तो मैं आपसे क्यों डरूं। और लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपने वेग उतारा था? दे वर लाइक ओ माय गॉड, वही सिंपैथी वाला, हमारा जो सोसाइटी का फर्स्ट रिएक्शन है ना, वो सिंपैथी वाला आता है, विच इज मोर स्कैरी। कि आप सिंपैथी क्यों, मतलब आप एक्सेप्ट करो ना, ठीक है, हाँ ठीक है, चल हो गया, कोई बात नहीं, वी आर विद यू। बट उसके अलावा जो होता है ना, वो अलग अलग, ये क्या हो गया, ये कब हुआ, यू नो, वो बहुत गंदा होता है। फिर ओहो, इसको तो ओह इसको कैंसर हो गया, ओह इसकी लाइफ में कुछ नॉर्मल होता ही नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें होती जाती है। लोग हिम्मत देने के बजाय आपको यार इस लड़की की लाइफ में ही कर्स है, नहीं ये भी अच्छा। इस लड़की की लाइफ में ही कर्स है। मेरी एक नॉन बंदी थी जिनके साथ मैं फैमिली के साथ, आई यूज टू कॉल देम माई एक्सटेंडेड फैमिली, मैं उनके साथ हॉस्पिटल से लेके सब जगह उनके साथ, उनके काम में, मेरे सारे फेस्टिवल अपने घर में कम टाइम स्पेंड करना, उनके फेस्टिवल्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना। जब मुझे कैंसर हुआ, मेरे को उनके घर में, पूरे घर में एंट्री थी, जैसे ही कैंसर हुआ मेरी एंट्री ड्राइंग रूम से मैं आगे तक बैन हो गई। ऐसा क्यों? थॉट इसको तो कर्स है, इसको तो इसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। सोसाइटी आपसे कटना शुरू कर देती? कितना शुरू कर दिया, काफी लोगों ने मुझे अबैंडन कर दिया उस टाइम। दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि आपको कैंसर है और लोग आपको अबंडन कर रहे। करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ट्रस्ट में। ओह। और ये मेरा एक और, मैंने दूसरी साइड अपने ट्रीटमेंट के बीच में देखी, सबसे ज़्यादा ये जो होता है ना, ये पढ़ी लिखे फैमिली में या सोसाइटी में ज़्यादा होता है। अच्छा। एक गरीब घर में फिर भी आप देखो ना, किसी लड़की को कैंसर डायग्नोज हुआ है बिफोर मैरिज, उसकी फैमिली से सबसे पहला प्रेशर आएगा, बेटा किसी को बताना मत, शादी कौन करेगा तुम। और अगर किसी को है तो वो फैमिली बोलेगी यार इसको तो कैंसर हुआ था बेटा, इसको लाइफ में दोबारा आ गया, बच्चों में आ गया, ये आ गया, वो वैसे नहीं शादी होने देते। तो सोसाइटी ने बहुत तरीके से डोमिनेट करा हुआ है इस डिजीज को और हम जैसे लोगों को। आई थिंक नॉट ओनली दिस डिजीज, बाकी डिजीज में भी लोग ऐसी बात करते हैं, मत बताना। मुझे ऐसा लगता है यार कैंसर जैसे डिजीज किसी इंसान को हुई, लड़की क्यों, मैं कहती हूँ किसी लड़की को हुई, वो रिकवर कर गया, उसकी शादी हो रही है, अगर वो अपने पार्टनर को नहीं बताएगा, कल को उससे रेलेवेंट कुछ भी इशू होता है, वो फिर से वो लड़ाई लड़ेगा, राइट। नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली भी, क्योंकि वो किसके साथ शेयर करेगी, लड़की या लड़का, यू नो। तो ये बहुत ज्यादा है हमारी सोसाइटी में आज भी। तो वहीं से पहला तो हमें वही ब्रेक करना है कि हम क्यों छुपाए, वही अपनी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, हम क्यों छुपाए, हमने ये लड़ाई लड़ी है, आपने देखी है, हमने लड़ी है। तो आपने जैसे बताया आपकी ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, यू वर अर्निंग फॉर द फैमिली, अर्निंग मेंबर, मेन अर्निंग मेंबर फॉर योर फैमिली, और कैंसर का ट्रीटमेंट इज नॉट इजी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी पेनफुल, एट द सेम टाइम इट्स वेरी पेनफुल। जितना मुझे पता है आपकी कीमोथेरेपी के बाद आपकी स्किन में जलन होना शुरू होती है, आपके बाल उड़ जाते हैं, आप आई नो समवन जो ऐसे बताते थे कि कुछ पानी भी पियो तो जहर जैसा फील होता है गले में, सर्ज हो जाते हैं एक्चुअली, बहुत कुछ तो होता है। ये पूरा ट्रीटमेंट आपने कैसे मैनेज किया, कैसे प्रोसेस किया इसको पूरा? वही वाली बात हो गई ना फिर से, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता ना, तो आप अपना बेस्ट देते हो, चाहे आपके पास आप डेथ बेड पे भी हो, लेकिन आपको पता है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आप ही को लड़नी है लड़ाई। जब मुझे मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने छोड़ दिया या फिर फाइनेंशियली हेल्प देने से मना कर दिया, बहाने बहाने लगा के कुछ कुछ, और तो उस टाइम पे मेरा ये, मैं उनको ये नहीं कह रही कि मैं उनको गलत बता रही हूँ, बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये मेरी लर्निंग थी उस टाइम की, कि जो हो वो आप हो अपने लिए, ना कोई दोस्त आगे आता है, ना कोई रिलेटिव्स आगे आते हैं, आप ही को अपनी लड़ाई लड़नी है। और
मेरे केस में तो ऐसा हुआ कि जब सब लोगों ने मना कर दिया तो मुझे ही पता है कि मैं काम भी करती थी। मेरा रियल एस्टेट बहुत डाउन चल रहा था। मैंने किसी की कंपनी जॉइन करी थी एंड यू विल बी शॉक्ड कि मैंने 15-15, 16-16 घंटे खड़े होके काम किया है। अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट। यस, मतलब ये पैरों में पस भर जाती थी, उंगलियों में, बिकॉज बॉडी इतनी वीक थी। हमें तो भीड़ में जाना अलाउड नहीं होता बिकॉज वी आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द लो इम्यून और जो भी इश्यूज होते हैं। और एक बार ऐसा भी हो गया था कि पस पड़ गई, खड़ी हूँ, छुट्टी मांग रही हूँ, बंदा कह रहा है अभी लास्ट गेस्ट रुके हुए हैं, आंचल खाओ के नहीं वो। तो उस दिन मैंने फिर वो वहाँ से मैंने कहा मम्मी नहीं हो रहा यार, ये वाली जॉब तो नहीं हो रही, मैंने वो छोड़ी। उसके अलावा क्या कहते हैं आपका, आई रिमेम्बर जब ये इश्यूज होते हैं कीमो के, पहले दिन तो एक्चुअली प्री मेडिकेशन देन कीमो देन पोस्ट मेडिकेशन 8-10 घंटे का प्रोसीजर होता है एंड इट डिपेंड्स। अलग अलग तरीके की ड्रग्स होती है। जैसे मेरे पास पैसे कम थे, मेरी ड्रग्स उतनी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की थी, उतना ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम लेती थी। नहीं तो 4-4, 5-5 लाख की भी कीमोज है जो थोड़े से टाइम में हो जाती है। बट वो जब कीमो अंदर जाती है ना, मतलब उसको देने के लिए पहले 2-3 घंटे प्री मेडिकेशन दिया जाता है, इतना फ्लूइड दिया जाता है कि बॉडी उसको डील कर पाए। बट स्टिल एक ड्रॉप अंदर जाते के साथ आपको बर्निंग फील होने लग जाता है, आपको एंजाइटी, घबराहट, वो सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। बट मेरे केस में उल्टा ही था, क्योंकि मेरा ये था कि नहीं यार मैं ड्रेसअप होके जाऊंगी और मैं क्यों स्ट्रेस में रहूं। मानना ये था कि यार पता नहीं कितना टाइम है, जो भी टाइम है जाना तो सबको ही है, तो अपना इस ट्रीटमेंट को पॉजिटिवली लो। मैंने कभी अपनी रिपोर्ट्स अपने आप से चेक नहीं करी। अच्छा। मेरे डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट बताया मैं उसको फॉलो करूंगी। इस बीच में एक लड़ाई ये होती है कि आप कीमो से लड़ रहे हो, एक लड़ाई सोसाइटी की होती है जहाँ पे गूगल और पीपल दोनों ही फ्री है। तो एक तो गूगल कर लो जिसमें हर एक चीज़ का एंड देता है, ठीक है, और एक पीपल। आप किसी को भी बोल दो, आज भी 5 साल 6 साल के बाद भी लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं आंचल हाँ सब ठीक है लेकिन ध्यान रखना मेरे किसी को हुआ था, उसकी अभी डेथ हुई है। अच्छा। तो वो ये नहीं सोच रहे कि आंचल मेरे सामने बैठी है, कोई और मेरे सामने बैठा है। आप अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम आप कितने लोग हैं इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे। मैंने तो निकाल दिया क्योंकि मेरे को ये लगा यार ये क्या ही बात कर रहे हैं, लोगों को सेंस नहीं है बात करने का। बट हाउ मेनी पीपल थिंक लाइक दैट। तो ये जो दो लड़ाइयाँ है ना, ये बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। कैंसर पेशेंट गूगल बहुत करता है, एक तो उसको ऐसा होता है कि गूगल पे ही सारे डॉक्टर्स हैं, गूगल पे ही सब कुछ है, तो वो एक अलग लड़ाई चल रही होती है। मैंने गूगल भी नहीं किया, मेरे डॉक्टर ने बोले थे मुझे ये 2 शब्द, डॉक्टर नितेश रोहतगी, कि आजकल गूगल और पीपल बस 2 लोगों से दूर रहियो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फ्री की राय बहुत मिलेगी। फ्री की, और मुझे मिली। हाँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला आजकल कीमो मत ये रेडिएशन मत कराना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अदर ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे और हो सकते हैं, हमने तो कराई नहीं ये वो फलाना। मैंने कहा यार पहले मैं अपने आप को एक बीमारी से तो बचा लूं, अदर ऑर्गन तो तब बचेंगे ना जब मेरी पहली बीमारी खत्म होगी। तो ऐसे लोग बहुत आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। और ट्रस्ट मी, जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है उसका तो अकाउंट है कि किसके साथ क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, राइट। ठीक है। बट हाउ मेनी पीपल यू नो कि जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पे गए वो है भी या नहीं, है ना, जिनको मिसलीड किया जाता है। डॉक्टर, आप ऑल्टरनेटिव लो, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल्टरनेटिव गलत है, बट पहले उसको बीमारी को रोको, उसके बाद स्विच करो। क्योंकि कैंसर इज लाइक अ हेयर ग्रोथ, ऐसे मल्टीप्लाई होता है आप सोच भी नहीं सकते, यू नो। तो ये जो गलत लोग कई बार आपको, जिसको कुछ नहीं पता, वो भी आके जब बीच में डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं ना, वो पेशेंट्स को बहुत मिसगाइड करते हैं और पेशेंट्स हो भी जाते हैं। लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं खाना खाएंगे तो मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे डॉक्टर हमेशा बोलते थे बेटा मॉडरेट खा, इन अ मॉडरेट वे, सब कुछ खा, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खा। और मैंने वो किया। कीमो होने के अगले दिन आपको बहुत लाइट लगता है, ऐसा लगता है कि आपने बस कुछ हल्का हल्का नशा किया हुआ है और आप लाइट है बिल्कुल। उसके बाद मेन स्ट्रगल शुरू होता है, फीवर होना शुरू होएगा, नॉजिया हो जाएगा, आपको खा नहीं सकते, क्रैम्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, अल्सर आ जाते हैं। मतलब वो जो 10 दिन का, नेक्स्ट 10 दिन का स्ट्रगल होता है ना, वो पेनफुल होता है। बट अगेन, या तो आप उस पेन को बढ़ा लो और या फिर आप उस पेन को एक्सेप्ट करके आप उसको, मैंने एक चीज़ सीखी है, इफ़ यू रीफ्रेम योर थॉट ना, यू कैन फाइट विद एनीथिंग। इट्स जस्ट अ रीफ्रेमिंग। एक वो होता है कि एक मैं सोच रही हूँ यार मुझे तो बहुत दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, मुझे
ये दवाई खाऊंगी, ये सॉरी मैं खाना खाऊंगी तो मुझे वॉमिट हो जाएगी, जो होता है क्योंकि हम बिना मेडिसिन के खाना नहीं खा पाते। तो हमें पहले एक मेडिसिन खानी पड़ती है, फिर खाना खाना पड़ता है, फिर एक मेडिसिन खानी पड़ती है। लोग नहीं खाते हैं, मुझसे खाया नहीं जा रहा, वॉमिट नहीं हो रही है, डॉक्टर ने आपको बताया ना पहले आप ये नहीं खा पाओगे, तो आप मेडिसिन खा के खा लो। तो ये जो लोग अपना वो करते हैं ना, एक अलग ही वॉर पे निकल जाते हैं कि हमें डॉक्टर के अगेंस्ट जाना है, ये भी बहुत गलत अप्रोच है। तो दैट्स अ गुड एग्जांपल। आपने अगर कैंसर पेशेंट इस एपिसोड को देख रहे हैं तो देयर इज़ अ बिग लर्निंग कि आपको अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड स्पेशली गूगल एंड पीपल, जैसे आंचल ने बोला, उन लोगों से आपको दूर रहना है। यस। सो आंचल, मुझे ये समझ में आया कि आप अपना कीमो कराते थे, अपना रेडिएशन कराते थे, और विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, क्योंकि आपको ही कमाना है, आपको ही अपना इलाज कराना है, तो आप काम पे भी जाते थे। Yes. तो वो कैसे मैनेज करते थे आप उसको? हो जाता था, क्योंकि एक तरफ तो ये था कि अपने आप को बचाना है, तो बचाए कैसे? ना कोई फ्रेंड हेल्प कर रहा है, ना मेरे पास इतना फाइनेंशियल बैकअप है, और जो ट्रीटमेंट है ना, वो कैंसर से भी बड़ी लड़ाई है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत बार, कैंसर तो रईसों की बीमारी है। राइट। ये फैक्ट भी है, क्योंकि कैंसर की हर एक ड्रग, हर एक उसकी जो मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट है, वो इतना महंगा होता है कि कई बार आपको लगता है कि यार मैं तो अगर नहीं कमा पाई, या मेरे पास पैसा नहीं हुआ, सपोर्ट नहीं हुआ, तो मैं तो मर ही जाऊंगा या मर जाऊंगी। ये भी होता है काफ़ी लोगों में। मैंने अपना गाड़ी बेची, मैंने अपना गोल्ड बेचा, मैंने काफ़ी कुछ बेचा एक्चुअली, और मैंने काम भी किया, क्योंकि तभी भी वो पूरा नहीं हो रहा था। और मैंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की कि मेरा इंश्योरेंस था जो 8 लाख का था, और जिसको मैं टॉपअप करा सकती थी 25 लाख तक। 5 दिन पहले मैंने वो 8 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 4 में कन्वर्ट करा, जस्ट 5 days बिफोर। एंड दैट इज ऑल्सो अगेन पीपल। किसी ने बोला मुझे, आंचल क्या जरूरत है तुझे इतने बड़े तो उसकी अननेसेसरी प्रीमियम। बेबी प्रीमियम भर रही है, ये भर रही है, वो भर रही है, कुछ नहीं हो रहा तुझे। और 5 दिन बाद ये हो गया मुझे। सही ना, जब लाइफ आपका टेस्ट ले रही होती है ना, तो पूरे तरीके से लेती है वे। चारों चारों डायरेक्शन से ठोक बजा के चेक करती है लाइफ ऑफ। यस यस। आपने बताया था कैंसर के बीच में आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट भी आया था, तो आप बताएंगे ऑडियंस को उसके बारे में? ऑनेस्टली बोलूं, कैंसर के बाद नहीं, कैंसर के साथ साथ ही मेरे साथ मेरी लाइफ ना 360 तो नहीं, आई थिंक उससे भी कहीं ज़्यादा चेंज हुई। और मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो ड्यूरिंग द कैंसर शुरू हुई। मैंने जो भी अपनी लाइफ में हैप्पी चीज़ें जो नोटिस की, हैप्पीनेस केम अलोंग विद कैंसर। ओ यस यस, ऑनेस्टली देयर इज अ ब्यूटीफुल मैन। इतना सब होने के बाद में काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं यार, हमारा तो विश्वास उठ गया, मैन ऑलवेज डोमिनेट वुमेन, और ये वो। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। एवरी मैन इज नॉट सेम। फर्स्ट थिंग, मेरी लाइफ में एक कितना खूबसूरत इंसान आया जिसने मुझे, मेरी कीमो चल रही थी, रेडिएशन चल रही थी, मुझे उस बीच में उसने मुझे प्रपोज किया, और उसने मुझे उस जानते हुए कि कैंसर है, Wow. जानते हुए कैंसर है। हमारे यहाँ पे कितने लोग रिस्क लेते हैं, शादी नहीं करना चाहते, डिवोर्स दे देते हैं लड़कियों को। अगर शादी होने वाली है तो शादियां तोड़ देते हैं। और ऑन दी अदर साइड दिस गाय, मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये पागल हो गया लड़का, ये रिस्क ले रहा है, पागल हो गया है। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो उससे मैंने डिस्कस किया। उसने मुझे बोला, देख आंचल, हो सकता है एज पर जो तू बोल रही है कि तू मर जाए, ठीक है मर जाएगी तो ठीक है ना, किसी को खुशी दे के मर जा, क्या फर्क पड़ रहा है तुझे। तो वो एक चीज़ थी, उसने मुझे कन्विंस किया। एंड सेकंड थिंग, शोएब ने जो बात बोली वो ये थी, आंचल मे बी यू नो द डेट ऑफ डाइंग एंड आई डोंट नो दैट डेट, लेट्स वॉक टुगेदर। दोज वर्ड्स एक्चुअली स्टक इन माई माइंड। कितने लड़के होते हैं जो इस तरीके से इस तरीके की सोच रखते हैं। एंड ट्रस्ट मी, उसने सिर्फ बोला नहीं, वो आज तक मुझे एज अ प्रिंसेस मेरा ध्यान रखता है, मेरी सारी चीज़ों का ख्याल। कमेंडेबल। इनफैक्ट ही इज गोइंग एंड काउंसलिंग कैंसर पेशेंट्स आल्सो, फीमेल पेशेंट जो गिव अप कर देती है लाइफ। सो जहाँ एक तरफ सोसाइटी आपको अबंडन कर रही थी, शोएब केम in your life and he accepted you with what you are. Yes, big time. मेरा उस टाइम पे ये था, मैंने कहा भगवान आपने मुझे क्या क्या दे दिया, तो दिस इज माय बिगेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ। That's so true. Yes. तो फिर मुझे लगता है कैंसर ने तो आपका पीछा छोड़ दिया, बिल्कुल। बट आपने कैंसर का पीछा नहीं छोड़ा। आपने ठान लिया कि अब मैं
कैंसर, जो भी कैंसर से पीड़ित है, आप अपने एक्सपीरियंस से आप उसकी हेल्प करोगे और जितना हो सकता है आप अपनी तरफ से जिसकी मदद कर सकते हो आप करोगे। तो आपने कुछ एनजीओ चालू किया है, तो आप उस एनजीओ के बारे में बताएंगे? अच्छा। एनजीओ जो चालू करा है हमने वो मील्स ऑफ हैप्पीनेस के नाम से है। और मील्स ऑफ हैप्पीनेस चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो एक्चुअली यहाँ पे 2 कॉजेज़ हैं जिन पे मैं मेन फोकस करती हूँ। एक तो कैंसर है फॉर श्योर, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। हम लोग काफ़ी सारी, पहले जब हमारे पास फंड्स थे, अभी तो हमारे पास फंड्स नहीं है, हमने काफ़ी सर्जरियाँ भी स्पॉन्सर करी है, कैंसर सर्जरियाँ। उसके अलावा अभी हम क्या करते हैं कि जो माइग्रेट कैंसर पेशेंट्स आते हैं, जो गाँव से आते हैं, कस्बों से आते हैं, और आपने देखा होगा एम्स के, सफदरजंग के बाहर रोड्स पे रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, काम कर नहीं सकते क्योंकि पेशेंट को छोड़ नहीं सकते। एंड ट्रस्ट मी, मैंने हॉस्पिटल में खुद लाइनों में लग के प्रोसीजर पूरा चेक करा है कि व्हाट दे गो थ्रू। 12-12 घंटे लग जाते हैं डॉक्टर के पास पहुंचने में, राइट। यू नो। तो वो कमाएगा कब? बच्चे को खिलाएगा कब? या कोई भी उसके साथ है उसको खिलाएगा कब? तो हमने सोचा यार एक ही टाइम पे काफ़ी सारे एनजीओज हैं जो लाइन लगा लेते हैं हॉस्पिटल्स के बाहर, लेकिन जो अंदर है वो तो रह गया भूखा। और या फिर वो जो बाहर है वो डर में इतना खाना ले लेता है कि जब तक शाम होती है वो खाना खराब हो जाता है बनने में। तो वी थॉट कि हम लोग इनको कच्चा राशन देंगे। हम लोगों ने इनको कच्चा राशन देना शुरू करा। अब हम लोग पूरे महीने का न्यूट्रिशन जिसमें पूरा होता है, जो पेशेंट्स को चाहिए होता है, उस हिसाब से एक किट बनाते हैं। वो किट हम फैमिलीज़ को देते हैं। हम उनके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वो कब तक यहाँ पे हैं, जब तक वो यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, कई बार 6 महीने के लिए फैमिली, कई बार साल के लिए। तो हम लोग उनको फिर हर महीने राशन किट्स देते हैं। वन प्रोग्राम इज दिस। अदर वन इज, जब मैं कैंसर डायग्नोज हुआ था, 7th डे पे मैंने 600 मील अपनी फैमिली के साथ मिल के, और मुझे ड्रेन बैग्स लगे हुए थे यहाँ, और मैंने पकवा के पैक करा के डिस्ट्रीब्यूट करी थी। मुझे नहीं पता था कि कैंसर के साथ मैं ऐसा सोच भी सकती हूँ कि हाँ भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो सोच के स्टार्ट नहीं हुआ था। मील्स ऑफ हैप्पीनेस इसलिए शुरू हुआ था बिकॉज कुछ इंसिडेंट हुआ। मैं वापस आ रही हूँ दोस्तों से मिलके, और मेरे को 2-3 बच्चे थे एक्चुअली, और गाड़ी नॉक कर रहे हैं मेरी, खाना पैसे मांगे। तो मैंने कहा पैसे तो नहीं दूंगी भाई, खाना बता क्या है। तो वो मुझे रेस्टोरेंट पे लेके गए, वहाँ पे खाना नहीं था। फिर वो मुझे एक चाउमीन काउंटर पे लेके गए, और वहाँ पे रिमेम्बर किड्स आर वेरी वेरी डिमांडिंग, यू नो। जैसे होता नहीं, लाल चटनी भी चाहिए, हरी भी चाहिए, मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है। उस बीच में एक मैजिक हुआ, मेरे लिए तो मैजिक ही था वो मोमेंट, क्योंकि यू वोंट बिलीव, आई फॉरगेट अबाउट कैंसर, कि मैं कैंसर से डायग्नोज हो गई हूँ। और मेरी स्माइल यहाँ तक, यू नो, यहाँ तक स्माइल। मैं सोचूं यार ये क्या, मतलब क्या मिरेकल था, ये क्या था। मतलब आप किसी और के पेन में अगर हेल्प करते हो ना, ट्रस्ट भी, आप अपना पेन भूल जाते हो। ये सिर्फ सेइंग नहीं है, ये मैंने फील किया एक्चुअली में। वो दिन था, 5 रोल 10 रोल ऐसे बना बना के घर से ले जाने शुरू करे, 10 से 15, 15 से 50, 100, 500। आज हम लोग 60 लाख मील्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। कोविड में हमारी पूरी टीम सड़कों पे थी। हम लोगों ने जहाँ तक हम पहुँच पाए हम पहुँचे। हम लोगों ने 20-22 लाख मील्स डिस्ट्रीब्यूट करी, अंडमान में जाके काम करा। तो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। और अभी तो हम लोग 200 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई में, और उनको फूड में अभी उनको भी हेल्प कर रहे हैं। वी स्टार्टेड अनदर प्रोग्राम ऑन योर ओन मील्स ऑफ हैप्पीनेस। क्योंकि हर बार अगर आप खाने के लिए देते रहते हो ना, तो बंदा खराब हो जाता है, वो काम नहीं करना चाहता फिर। तो हमें उनकी आदत भी नहीं खराब करनी। तो हमने क्या करा है, हमने कुछ प्रोग्राम शुरू करे। वीमेंस को हम एम्पावर कर रहे हैं। मेन्स को कुछ आता है तो हम कैफेज के साथ टाई अप करके उनको बोल रहे हैं आप ट्रेनिंग लो। उनको फ्री ट्रेनिंग्स दिला रहे हैं, जॉब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है ना कि आपको केपेबल बनाएंगे, ताकि आपको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। That's such a kind thought. यू नो, अर्न योर ओन मील्स ऑफ हैप्पीनेस। कोई हैंडीकैप है, उसके पैर लगवा देते हैं कि भीख मांगेगा तो पैर उतार के ले जाऊंगी। मैं क्लियर बोलती भी हूँ, बेटा भीख मांगेगा तो पैर उतार के ले जाऊंगी, लेकिन अगर काम करेगा तो तेरे को अच्छी क्वालिटी का पैर लगवाऊंगी, अपना काम कर। सो एक इंसान था जो हमारे पास कोविड के टाइम पे आया था, और वो भोपाल से आया था। और मुझे नहीं पता था कौन है, कोई और मुझे जानता था। उन्होंने मुझसे कनेक्ट करा कि आंचल कुछ फंड रेजिंग कर सकते हैं क्या इनके पैर लगवाने के लिए। तो मैंने कहा यार फंड रेजिंग का तो पता नहीं है, बट लेट मी टॉक। तो यूनिवर्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं सुन रहा होता है। आई एम नो वन टू हेल्प एनीवन, यू नो, बट उस इंसान को मदद होनी थी। तो मैं किसी कैफ़े में बैठी थी, वन बिलीव, मैं बात कर रही हूँ किसी से, और मुझे वहाँ पे पता चलता है कि उनकी कोई फ्रेंड है जो डॉक्टर है, जो इस तरीके से काम करती है। वी टॉक टू हर। मैंने उनसे बात करी। अब ये इंसान जो था, अगेन वही चीज़, पैर नहीं है, काम नहीं कर सकता, 4-5 बेटियाँ हैं,
कहता है मेरी बेटियां रिलेटिव्स के पास रहती हैं, मुझे डर लगता है कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा, तो उनका खर्चा नहीं उठा पा रहा। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए, आपको यहाँ आना पड़ेगा और आके आप यहाँ पे कहीं पे 10 दिन आप रहिएगा गुड़गांव में, और 10 दिन में मेरा स्टाफ आपका सारा ध्यान रखेगा और पैर वगैरह जो हमें लगवाना है मेजरमेंट्स हम ले लेंगे। वो आया, उसका पैर लगा, मैं उससे मिल नहीं पाई, उसने इतनी कोशिश करी, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं मिल पाई क्योंकि एट द सेम टाइम मेरी मम्मी की सर्जरी चल रही थी इसमें। तो मैंने जब उन्होंने बोला, वो उसकी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे, फोन पे भी, मतलब यू कैन एक्चुअली हेयर कि हाँ भाई कितने पेन में है बंदा। वो बोलता है मुझे, कह रहा है मैडम आपने ना मेरी ज़िंदगी बचा ली, मुझे ना आपसे बस मिलना है। प्रताप नाम है उनका। मैं कहा मैं मिल नहीं पाऊंगी भैया, लेकिन ये आपकी किस्मत थी, आपका होना था, मैं कोई नहीं हूँ आपकी हेल्प करने वाली। उसकी वहीं पे एज अ शेफ अब वो काम करता है। ओह, तो अब समझ रहे हो, एक होता है सिर्फ फ्री में हेल्प करना और सिर्फ हेल्प करना नाम के लिए कि मैं तो ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। हम लोग बड़ा टेक्टफुली और बड़ा प्रैक्टिकल वे में काम करते हैं। तो जब किसी के पैर लगवाते हैं उसको बोलते हैं भाई भीख मांगेगा तो फिर तो तुम्हें पैर की जरूरत ही नहीं है ना, ज्यादा पैसे कमा लेगा, सही बात है। राइट। तो अगर तुझे इज्जत से और रिस्पेक्ट से काम करना है तो भाई पैर हम लगवाएंगे। और आज भी बोलते हैं ओपन में, किसी को भी पैर लगवाना है पूरे इंडिया से, कोई भी इस तरीके के लिम्स की जरूरत है, हमारे पास आए और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसका पैर लगवा के दें। एक ही कंडीशन है सिर्फ कि मांग के ना खाए, सिर्फ ना काम करे और अपने परिवार का ध्यान रखे। सो अगर आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको पैर लगवाने की ज़रूरत है तो आप आंचल को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये लोग बहुत हेल्पिंग है। ये सिर्फ ना ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसको जीने का मकसद देते हैं, और जीना कैसे है वो भी सिखाते हैं। भीख मांगना एक ऑप्शन नहीं है। जी बिल्कुल। तो आपने इस एनजीओ के साथ एक और आप अभी एक स्टार्टअप करने जा रहे हो, टॉक्स कैन हील। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉक्स कैन हील अभी आने वाला है, बट कैन हील ऑनलाइन करके एक स्टार्टअप है जो हो चुका है 3 साल पहले। इज ऑलरेडी इन प्लेस। हाँ, वी आर ऑलरेडी वर्किंग अंडर दैट। और पूरे आई थिंक इंडिया में अभी तक का ओनली स्टार्टअप है विच इज़ केटरिंग टू द कैंसर कम्युनिटी। और हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए जो भी नीडफुल प्रोडक्ट है, जैसे स्पेशल स्किन केयर हो गए, और आई थिंक आपने सुना नहीं होगा कीमो क्लोथ्स, रेडिएशन क्लोथ्स, ये सब आपने कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं होगा यहाँ पे आज तक। तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कुछ ऐसे फेसेस आते हैं जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर कपड़ा, एक पर्टिकुलर साइज के कपड़े पहनने के लिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। मुझे और अगर आप कपड़े पहनते हैं जो आपको एलर्जी कॉज कर रहे हैं या फिर आपकी स्किन को रब कर रहे हैं, स्पेशली रेडिएशन, स्किन अगर ब्रेक होगी तो इन्फेक्शन होगा एंड देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कैंसर पेशेंट। सो हमें मलमल के कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है या हेम्प के कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है। तो जब मेरी सर्जरी चल रही थी ना, तो मैं काफ़ी सारे रिच पीपल को देखती थी कि वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, अजीब अजीब तरीके की कुछ गैजेट, स्कूल कैप्स, और कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ नहीं मिलती है और आउट ऑफ इंडिया मिलती है। एंड आई वाज लाइक, और ये क्या है, मतलब मेरे पास भी होती तो शायद मेरा भी बाल नहीं जाता, उस तरीके की चीज़ें। तो मुझे उसी टाइम से ना क्यूरियोसिटी शुरू हुई कि मैं क्यों नहीं क्रिएट कर सकती, हमारे इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है। तो डॉक्टर्स से बात होनी शुरू हुई, फिर पेशेंट से बात होनी शुरू हुई, और सारा डाटा कलेक्ट करके हम इस कंक्लूजन पे आए कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे जब बंदा एक मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है, उसको ये ना सोचना पड़े कि मुझे क्या क्या ज़रूरत है मेरे कैंसर के बीच में। आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को ये नहीं पता कि इस तरीके के कपड़े बनते हैं। देयर कैन बी स्पेशल नाइट सूट फॉर द कैंसर पेशेंट जो वो ईजीली उसको पहन सकता है, क्योंकि कई बार बॉडी ऐसी सिचुएशन में होती है कि आप मूव नहीं कर पाते, तो हम ऐसे कस्टमाइज आउटफिट्स बनाते हैं उनके लिए, ताकि वो उनको ईज कर दे, उनकी जर्नी ईज कर दे, एक ऐसा उनको हो जाए कि हाँ यार हो रहा है सब कुछ, बट मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिनसे मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ। सो इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी खुद की डॉक्टर है, उनके किसी डॉक्टर फ्रेंड को बॉम्बे में कैंसर हुआ। उनका फ़ोन आया, आंचल मुझे ना कुछ भेजना है। अब हमारे यहाँ तो कल्चर है, कुछ भी हो फ्रूट उठा के ले जाओ या कोई और गिफ्ट उठा के ले जाओ, इंडियन कल्चर है, विच इज़ गुड। बट मुझे लगता है वो वेस्ट ऑफ मनी है। जैसे मेरे केस में मुझे प्रोटीन के डब्बे आते थे क्योंकि मैं जिम जाती थी, राइट। तो बट मेरे को अलाउड तो नहीं है ना वो खाना, मुझे कच्चा फ्रूट खाना अलाउड नहीं है, मुझे कच्चा वेजिटेबल खाना अलाउड नहीं है, तो क्या दे। तो हमारे यहाँ पे ना अभी हम उन लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप ऐसा भी कुछ दे सकते हैं जिससे वो इंसान के लिए यूजफुल हो, वो यूज़ कर पाए। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दिस इज फ्यू आइटम्स, ये कीमो पॉट्स है,
कीमोबॉट पिलोज हमने बनाए हैं जो वर्किंग है, ड्राइव करते हैं, तो जब मशीन थ्रू आउट यहाँ पे रहती है तो बहुत पेनफुल होती है। आप वो कंफर्ट कुशन बेल्ट के बीच में और बॉडी के बीच में रख सकते हैं तो आपको वो हर्ट नहीं होगा, यू कैन ईजिली ड्राइव। सेम फॉर द स्टमक। इस तरीके की चीज़ें हमने बनाई और ट्रस्ट मी, जब ये बॉम्बे वाले डॉक्टर को गए ना तो उनका बड़ा लंबा सा एक मैसेज आया, कह रहा आई डोंट नो कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर मैं अपनी डॉक्टर से मिली आफ्टर सम टाइम, मेरी डॉक्टर कहती है फॉरगेट अबाउट हर आंचल, उसका हस्बैंड बोलता है कि आज अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मुझे नहीं पता मैं किस टेलर के पास जाता, क्या कपड़ा लाता, क्या बनवाता। सो यू एक्चुअली मेक माई जर्नी ऑल्सो ईजी, क्योंकि फैमिली भी पैरेलली सेम उस जर्नी पे होती है, यू नो। तो अभी हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि ऐसा है, ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो मिल सकता है उसके लिए। उसमें स्लीव्स है, उसमें आर्टिफिशियल प्रोस्टेटिक्स है, उसमें काफ़ी सारे आइटम्स है जो चाहिए। एंड नाउ वी स्टार्टेड कैन क्लब। ओके। कैन क्लब इज समथिंग, हर एक किसी की कम्युनिटी होती है, बाइकर्स की कम्युनिटी है, BNI की कम्युनिटी है, रोटरी क्लब की कम्युनिटी है, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है। विमेंस की एक और कम्युनिटी है, इनर व्हील क्लब। कैंसर सर्वाइवर्स के लिए कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है, राइट। और क्यों नहीं है? सो आई वाज लाइक यार, मेरे पास इतने सर्वाइवर्स आते हैं या फाइटर्स आते हैं जो फाइट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं वो इतना ट्रॉमा में होते हैं ना, कहते हैं हमारे पास कुछ करने को नहीं है, हमें ऐसे क्लब्स नहीं पता हम कहाँ जाए, क्योंकि काफ़ी लोग तो बॉडी शेमिंग के उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। किसी को ओरल कैंसर है, सपोज उसका ओरल कैंसर में फेस पे काफ़ी कुछ होता है, तो वो बंदा अपने आप को डील नहीं कर पाता, वो सोचता है कि मैं जाऊँगा क्राउड में तो लोग मुझे जज करेंगे। सो आई थॉट लेट मी क्रिएट अ कम्युनिटी where we can dance, we can, sing a song, we can celebrate life, we can make good friends. So, ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं जहाँ पे आप कैंसर सर्वाइवर्स के लिए इस तरीके का माहौल बनाए, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, ट्रस्ट मी। मुझे ऐसा लगता है जो एक बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे लड़कियों को शादी नहीं करनी या बताना नहीं है या लड़कों को नहीं बताना, ये उस नीड को भी फुलफिल करेगा, बिकॉज यू माइट मीट द कंपेनियन देयर, राइट कंपेनियन हु कैन अंडरस्टैंड योर जर्नी. So we conduct dance classes, we conduct art classes, we are doing high tea, we are now planning a fashion show for the cancer survivors and the fighters. So this is just a thought जो सोच के नहीं आया. That's a wonderful thought. क्योंकि जनरली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो इतना हदस चुके होते हैं, वो घर से निकलना ही नहीं चाहते, वो अपने कमरे में बंद कर देते हैं अपने. बिल्कुल. उनकी जर्नी सिर्फ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से अपने रूम तक होती है. एंड यू आर गिविंग देम अ न्यू लाइफ. जितना टाइम भी वो रहेंगे उतना टाइम एटलीस्ट दे विल एंजॉय, दे विल डांस विथ यू, Yes. दे विल पार्टी विथ यू एंड व्हाट नॉट. यू एक्सप्लेन्ड अबाउट इट वेरी वेल. मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इतनी खूबसूरत है ना कि आप उसमें जितना करो, और ये एक उसको भी ब्रेक करेगा. वो जो वॉल हम कहते हैं ना कैंसर का, क्यों बताए, क्यों ना बताए भाई, क्यों ना बताए. वी आर द विनर्स, राइट. और जब कम्युनिटी आगे आती है और जब एक इंसान देखता है कि दूसरा इंसान अपनी जर्नी शेयर कर रहा है, ट्रस्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस इंसान को भी हिम्मत मिलती है. इस वर्कशॉप को एक 60 साल की लेडी ने ज्वाइन करा अभी रिसेंटली. उन्होंने कहती है मुझे ना डांस करना है और मुझे भंगड़ा पे डांस करना है. मैंने कहा हाँ क्या ये ओके? कहते हैं हाँ मुझे करना है बेटा. यू वोंट बिलीव, उन्होंने पूरा भंगड़ा किया. कहती है मुझे 2.5 साल लग गए ये करने के लिए. सो दैट इज द मैजिक ऑफ कम्युनिटी एंड यूनिटी, कि आप एक बना रहे हो कम्युनिटी ऑफ सर्वाइवर्स. हर एक किसी न किसी की जर्नी से इंस्पायर होगा. मतलब आंचल की जर्नी से नहीं, सिर्फ पता नहीं कितनी आंचल लोग वहाँ आएंगे जो वहाँ पे होंगे जो एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे. राइट. मतलब जहाँ लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, वहाँ उनके पास जितना भी टाइम बचा है आप उनको एक उस टाइम को एंजॉय करने का मौका दे रहे हैं. हाँ देखो, जाना सबको है. मैं परमानेंट, मेरे ख्याल से अगर मैं इसको, मेरी फैमिली इसको सेफली रखेगी ना, कि मुझसे ज्यादा सरवाइव कर जाएगा, राइट. तो सबको जाना है, लेकिन वो जाना जो है वो छोटा सा स्ट्रगल है. जो उसके बीच की लाइफ है जिसको हम इतना पेनफुल बना देते हैं, ये हो जाएगा, ये खाऊंगी तो ये हो जाएगा, ये एक्सरसाइज करूंगी तो ये हो जाएगा, ये कर. अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं. एक सर्वाइवर है मनीषा करके. कैंसर सर्वाइवर्स को पोस्ट सर्वाइवल 2 kg 3 kg से ज्यादा वेट उठाना अलाउड नहीं होता है. वो लड़की आज, उसने 2 से शुरू करा, लास्ट उसने लिफ्ट करा है 90 kgs. वो 90 kgs. सो आप सोचो उससे कितनी लड़कियां इंस्पायर होंगी, क्योंकि वो विक्टिम जो कार्ड होता है ना, एक नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, वो सारे ब्लॉक्स हट जाएंगे आपके माइंड से. क्योंकि वी आर नॉर्मल, वी आर लाइक एनी अदर पर्सन.
कैंसर है, कैंसर भी डिजीज है, कोई डेथ सेंटेंस तो है नहीं जिसको हम डेथ सेंटेंस बना लेते हैं, राइट? तो वो जब ब्लॉक हटता है ना, आप अपनी लाइफ, इनफैक्ट कैंसर के बाद वी आर स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ मोर बेटर। आप हर एक मोमेंट की वैल्यू करते हो, आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो आपको कितनी खुशी देगा। यू लिव योर लाइफ मोर हेल्दी वे, ठीक है? Right. आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो जो आप पहले नहीं कर रहे थे, आप क्लीन खा भी रहे हो, आप सो भी रहे हो, तो आई थिंक लाइफ बिकम मोर मीनिंगफुल। और एक आई थिंक ऐसे समय में, आपके बुरे समय में आपको पता भी लग जाता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। यार मैं कहती हूँ किसी के साथ की जरूरत ही क्या, आप अपना साथ खुद बचाओ ना। ग्रेट। तो जो आपने ये बताया कैन क्लब के बारे में, उससे तो मुझे ऐसा लगा जैसे लोग कहते हैं ना, अरे इसको कैंसर है। कैंसर ही तो है। एग्जैक्टली। और आज की डेट में ट्रीटमेंट्स भी है, ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट्स नहीं है, ट्रीटमेंट्स भी है। आई एम नॉट द ओनली एग्जाम्पल, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं, एंड हमें एक सिर्फ खुद गिने चुने पता होता है। सेलिब्रिटीज, युवराज सिंह, सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, ये नाम है जो हर एक किसी को पता है। बट देयर आर पीपल, नॉर्मल लोग भी हैं जो कुछ ना होते हुए पास में इस लड़ाई से बाहर आए हैं। मैं तो आपको ही देख रहा हूँ अपने सामने। मैं आपने काम भी किया, आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया, और आपने अपने कैंसर से भी फाइट किया। ये विल है, ये हर एक इंसान के अंदर है, ट्रस्ट मी। हम लोग अपने आप को पहचानते नहीं है, क्योंकि गिव अप करना बहुत इजी होता है और हम हमेशा डरते हैं। आई ऑलवेज से दिस, वी आर ऑलवेज स्केर्ड ऑफ समथिंग विच इज अननोन टू अस, यू नो, क्योंकि अननोन है तो वो हवा है, वो बड़ा है, लेकिन जब आप उस चीज से टकरा जाते हो, वो नोन हो जाती है, तो वो बहुत छोटी हो जाती है। राइट। सो दैट्स द। सो आंचल, आपकी पूरी जर्नी वाज वेरी इंस्पायरिंग। तो आपने चाइल्डहुड अब्यूज भी देखा, आपने सेक्सुअल अब्यूज देखा, सेक्सुअल अब्यूज विद इन द मैरिज लाइफ भी देखा आपने कैंसर देखा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी। आई मीन ऐसा कुछ बचा नहीं जो आपने देखा नहीं होगा। तो बहुत लोग हैं जो डर के जी रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे हम इससे बाहर निकलें। हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग होते हैं जो छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी प्रॉब्लम मान के बैठ जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आंचल? एक ही मैसेज है ऐसे लोगों के लिए, और मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, सिर्फ बोलती नहीं हूँ, कि हर हर एक इंसान के अंदर वो विल है उस चीज से बाहर आने की। आप गिव अप तब करते हैं, आप गिव अप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सोचे कि नहीं मुझे ये करना है, आप फेलियर से डर रहे हैं ना, आप फेलियर से डरना बंद कर दो। आप फेलियर सबकी लाइफ में होता है, और ट्रस्ट मी, फेलियर आपको सिखा के जाता है। अगर मैं कैंसर से डर के, या मेरी लाइफ में जो भी इवेंट हुए, मैं उनसे डर के गिव अप कर देती, तो शायद आज यहाँ पे नहीं बैठी होती, या आप लोग मुझे सुन नहीं रही होते। तो वो जो ये छोटी सी आशा होती है ना, जो होप होती है, उस होप पे ना गिव अप करें, एंड जस्ट ट्राई, बिना रिजल्ट के सोचे कि क्या होगा। जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो जस्ट कीप ट्राइंग, एंड लाइफ में तो बिल्कुल भी गिव अप मत करना, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। लाइफ बहुत प्यारी है। एंड स्पेशली जो लोग डर जाते हैं, वोकल नहीं होते, लाइक आपने कहा बी वोकल। आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, छुपाओ मत, बोलो, खुल के सामने आओ। उसके लिए कोई मैसेज है आपके पास? यस, उसके लिए यही मैसेज है, क्योंकि वो इंसान को नहीं बोलूँगी मैं जो नहीं शेयर करना चाहता उस पेन को। मैं उनकी फैमिलीज़ के लिए मैसेज बोलूँगी कि अगर आपके बच्चे के साथ या आपकी फैमिली में किसी के भी साथ कुछ भी गलत होता है, तो आप प्लीज़ वॉइस रेज करें, क्योंकि वो बच्चा, आपको नहीं पता कि किस चीज़ से गुजर रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप उस डर को दबाते हैं, तो जिसकी वजह से वो डर आया है, उस इंसान को या उस डर को वो हिम्मत मिल जाती है कि वो चीज़ें आपके साथ रिपीटेडली होती है, क्योंकि आपने उस चीज़ को रोका नहीं जो आपको रोकनी चाहिए थी राइट टाइम पे। मुझे भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्यों बोल रही है, क्या क्या मिलेगा। हर एक कोई ऐसा नहीं होता। तो मैंने बोला ना, हर एक आदमी गलत नहीं है। मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान है, बहुत सारे ऐसे मेल है, फ्रेंड्स हैं मेरे, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, बट जो कुछ लोग गलत हैं, आप उनके बारे में बोलो, आगे आओ। हो सकता है आप अपने आप को ना बचा पाओ, लेकिन आप किसी और को बचा पाओ। सो बिकम समवन ज़ीरो इफ नॉट योर्स। आंचल, आई कांट टेल यू, आज का ये पूरा सेशन जो मैंने आपके साथ किया, इट वाज सो इंस्पायरिंग। आपकी स्टोरी सुन के, कुछ चीज़ें सुन के, तो मेरे को अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं। मेरे को बार बार बीच में ऐसा हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, एक दो बार किसी ने फील किया या नहीं, मेरी आंखें भी थोड़ी नम हो गई थी आपकी कुछ बातें सुन के। एंड आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांग।
मतलब मुझे लगता है मेरी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब जानने के बाद. So thankful to you, and such a great moment for Why Only Famous to have Achal on our episode, and especially first female to come on Why Only Famous with such a powerful message to all the audience. So आज हमने आंचल की स्टोरी जानी, which was very inspiring, very motivational. और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब ज़िंदगी आपको परेशानियां देती हैं तो उससे लड़ने की हिम्मत भी देती है, और आंचल ने इस चीज़ को प्रूव किया है. और मैं अपने सभी ऑडियंस से जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आंचल के एनजीओ को सपोर्ट करें. आप जो भी हो सकता है उनको डोनेट करें. डोनेशन करने के लिए सारी डिटेल्स नीचे स्क्रीन पे दी गई हैं. आप उसके थ्रू, आप उनके वेबसाइट के थ्रू उनको डोनेट कर सकते हैं. एंड येस, कीप वॉचिंग वाई ओनली फेमस. आपको ऐसे नए और ऐसे बहुत सारे लोग मैं आपके सामने लाऊंगा जो हिम्मत नहीं हारते और जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं. Thank you for watching Why Only Famous. Please follow our Insta handles, like and subscribe our channel, and thank you for watching this episode.